नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विवास्वान एजुकेशनल ग्रुप। मैं आपका फ्रेंड मेंटर गाइड औरित्रोदय फिर से आपके लिए इंडियन इकोनॉमी सीरीज का चौथा लेक्चर लेके आपके सामने आ गया हूं। आज का टॉपिक है पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इससे पहले 3 वीडियोस दिया गया था, अर्थात 3 चैप्टर्स कवर किया गया था इस प्लेलिस्ट में। आशा है कि आप इस प्लेलिस्ट में हर एक लेक्चर बिगिनिंग से लास्ट तक आपने देखा है, अपने नोट्स बनाया है और अगर जरूरत पड़े तो 2-4 बार रिवीजन भी आपने किया होगा, क्योंकि इस लेक्चर सीरीज में हम इंडियन इकोनॉमी के हर एक वो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है, उसको हम एक एक करके क्लियर कर रहे हैं। पूरा सीरीज अगर आप अटेंड करें तो आपका इकोनॉमी में हार्डली कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ये मेरा गारंटी है पर्सनली। और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंडियन इकोनॉमी आपके लिए एक बढ़िया सा इंटरेस्टिंग एंड वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो थोड़ा सा नाम से ही शुरू करेंगे। पॉवर्टी मतलब गरीबी। ओके, सो पॉवर्टी मतलब गरीबी हो गया, इनइक्वालिटी मतलब असमानता। ऑलराइट, सब कोई इक्वल पोजीशन में नहीं है, और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। तो ये 3 चीजें हर एक इकोनॉमी के एक बड़ा समस्या, एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसी को हम थोड़ा बारीकी से आज ये वाले लेसन पे हम समझेंगे। पहले थोड़ा सा कंटेंट देख लेते हैं, क्या क्या चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। पॉवर्टी रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम जानेंगे, एमपीआई और उसके एस्टिमेशंस हम जानेंगे, कमिटी और यूबीआई क्या होता है वो हम जानेंगे। उसके बाद इनकम इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट और मार्केट ट्रेंड्स हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो है पॉवर्टी कॉन्सेप्ट्स। तो व्हाट इज पॉवर्टी, एवं खास करके इंडिया में पॉवर्टी बोलने से क्या हम लोग मीन करते हैं। Poverty is a state where a person lacks financial resources. उसका फिनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है क्या करने के लिए, तो फुलफिल द बेसिक लाइफ नेसेसिटीज। ऑलराइट, जिंदगी जीने के लिए जो भी आपको सामान्य चीजें चाहिए उसके लिए उसका फिनेंशियल रिसोर्सेस, उसके लिए उसको कोई पैसा उनके पास नहीं है, तो इसी को कहते हैं पॉवर्टी। ये एक जनरल डेफिनेशन है, गरीबी शायद सभी को पता होगा। India's accepted definition emphasizes a minimum living level of living, not a reasonable level of living. Alright, हम लोग जो सरकार की तरफ से नागरिक को प्रॉमिस है कि उसको एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑलराइट, जिसमें जो जो बेसिक चीजें, एकदम बेसिक वाली चीजें वो इंश्योर किया जाएगा। उससे जो जनरली जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उसमें रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग को माना जाता है स्टैंडर्ड, जिसमें बेसिक से बढ़कर और थोड़ी कुछ चीजें उसमें डाला जाता है। लेकिन हम लोग मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग में विश्वास रखते हैं, अर्थात जो मिनिमम नेसेसिटीज है उसमें तो प्राचीन के एंशिएंट टाइम्स में वो होता था फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। आज के मॉडर्न युग में ऑफकोर्स इन तीनों से काम नहीं चलता। तो उसके साथ और क्या क्या साधन एक मिनिमम लिविंग मेंटेन करने के लिए चाहिए होता है, वही हमारे सरकार की तरफ से, हमारे राष्ट्र की तरफ से, भारत राष्ट्र की तरफ से हर एक नागरिक को प्रॉमिस है। तो देखते हैं आपको ये मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है कि नहीं। तो अभी तो पॉवर्टी एस्टिमेट करने के लिए पहले तो जानना जरूरी है कि इंडिया में कितने लोग हैं जो कि पुअर है, जो कि गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो वो वाले जो एस्टिमेशन वो करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये वही सेम एजेंसी है जो नेशनल इनकम इंडिया में अभी मेजर करता है। ऑलराइट, नेशनल इनकम भी यही जो एजेंसी है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये वाला एजेंसी अभी भी मेजर करता है। ये आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर। एक छोटा सा फैक्ट, कभी भी एमसीक्यू टाइप का प्रश्न अगर हुआ तो उसमें पूछा जा सकता है। तो अक्टूबर 17 इज नोन एज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ऑलराइट, हमारे जो यूनाइटेड नेशंस है उसने अक्टूबर 17 को डेजिग्नेट किया है। ये हम लोग उस दिन इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी डे हिसाबे सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा है। अच्छा, तो अभी हम डिस्कस करेंगे पॉवर्टी रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को।
पहले तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब एकदम खानदानी गरीब, राइट, वो एकदम पुअर है। हर एक मेजर, हर एक इंडिकेटर, हर एक सर्वे में वो पुअर ही आता है। तो इसका मतलब है डेप्रीवेशन फ्रॉम द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जो कि फूड, क्लोथिंग, हेल्थ, शेल्टर, ये सब हो गया, ठीक है। मीनिंग वाया पॉवर्टी लाइन, मेजर्ड वाया पॉवर्टी लाइन, एक गरीबी रेखा टाना जाता है। वो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि इकोनॉमिक कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से, एस्टिमेट्स के ऊपर वो आधारित रहता है। उसके नीचे जो आता है उसे कहा जाता है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में है, ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में। समझ में आएगा और ज्यादा जब हम दूसरे वाले जो पॉवर्टी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसे हम समझेंगे। नेक्स्ट होता है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी मतलब क्या है, देखिए ये दूसरे से तुलना करके आपको लग रहा है कि आप पुअर हो। आप जिस लोकेलिटी में रहते हो, आप जिस सोसाइटी में रहते हो, आप जिस देश में रहते हो, उन देश की बाकी लोगों से अगर आप कंपेयर करते हो, तुलना करते हो, तब आपको लगता है कि आप पुअर हो। ऑलराइट, हो सकता है ये एब्सोल्युटली जो भी पुअर है उससे इनका बेटर पोजीशन हो, जो भी रिलेटिव पॉवर्टी में है उनसे उसका उन लोगों के पोजीशन बेटर है एब्सोल्यूट पॉवर्टी वाले लोगों से। हाउएवर, क्योंकि वो जो इस लोकेलिटी में रह रहा है, जिस देश में रह रहा है, जिस इकोनॉमी में रह रहा है, उसके हिसाब से वो बाकियों की तुलना में ज्यादा पुअर है, तो इसे कहते हैं रिलेटिव इनइक्वालिटी। फिर आ गया सिचुएशनल इनइक्वालिटी। इसका मतलब क्या हुआ, सिचुएशनल, कोई भी ऐसा उसको परिस्थिति आ गया, कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंस, कोई भी सिचुएशन आ गया जिसके लिए वो पुअर बन गया है। वो क्या हो सकता है, आप ही सोचिए, अगर बीमारी आ गया, जो एक फैमिली का जो मेन अर्निंग मेंबर था उसका डेथ हो गया, वो बीमार पड़ गया, पैरालिसिस हो गया, वो किसी वजह से काम नहीं कर पा रहा है, उसको जॉब से निकाल दिया गया या उसने जॉब लॉस किया है, तो उस फैमिली में तब सिचुएशनल पॉवर्टी आ जाएगा, ठीक है। मतलब वो अपने परिस्थितियों की वजह से वो पुअर हो गया, इन जनरल वो पुअर नहीं हुआ करता था, ऐसा है। नेक्स्ट आ गया जनरेशनल पॉवर्टी। जनरेशनल मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी, ऑलराइट, जनरेशन टू जनरेशन ये पॉवर्टी उसको विरासत में मिला है, ऑलराइट। उसका बाप दादा भी पुअर ही था, बहुत सारे जनरेशन तक ये फैमिली पॉवर्टी से निकल ही नहीं पा रहा है, तो उसे कहते हैं जनरेशनल पॉवर्टी। इट इज इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी पास डाउन फॉर 2+ जनरेशन। दो या दो से ज्यादा जनरेशन तक अगर कोई फैमिली या कोई व्यक्ति पुअर रहता है उसे कहते हैं कि वो जनरेशनली पुअर है, ऑलराइट। तो ये सारे थोड़ा सा पॉवर्टी किस तरह का होता है उसका मेजरमेंट, उसका थोड़ा सा आइडिया इस टर्म से हम लोगों को पता चलता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, सिचुएशनल पॉवर्टी और जनरेशनल पॉवर्टी, ऐसा है। अच्छा, तो अगला देखते हैं अभी पॉवर्टी इंडिया में किन किन कारण की वजह से इंडिया में पॉवर्टी हम लोगों को देखने को मिलता है, किन किन कारण की वजह से। एक तो सबसे बड़ा जो इंडिया का प्रॉब्लम है, वी आर द हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री। पॉपुलेशन बढ़ाने के मामले में इंडियंस सबसे आगे जाते हैं। तो पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि इतने लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं, या इतने लोगों का इकोनॉमिक वेलफेयर पॉसिबल नहीं है। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ पुट्स एन इमेंस प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। जो भी हम लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्स है उसमें इतना ज्यादा पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आप अपने घर में 5 या 6 जन रहते हो, तो शायद अगर 7 जन आ गए, 8 जन आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, दोस्त आ गया, तो 10 जन तक आप शायद वही घर में आप उसे खाना खिला सकते हो, उस घर में वो रह सकता है। लेकिन अगर 100 जन आ गया तो आपके घर का जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्स है, उसमें से 100 जन कभी भी आप उसे केटर नहीं कर सकते। इसीलिए अगर कोई शादी ब्याह, कोई भी त्योहार हमारा होता है तो हम क्या करते हैं, अगर शायद कोई कम्युनिटी हॉल बुक कर लिया, कोई क्रिकेट ग्राउंड या कोई है ना ग्राउंड हम लोग बुक कर लिए क्योंकि लोग ज्यादा है। वही वाले एग्जाम्पल देश के लिए भी अप्लाई होता है। हमारा जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें कुछ एक लिमिट तक ही पॉपुलेशन सस्टेन किया जा सकता है, उससे अगर बढ़ गए तो हम वैसे नहीं कर सकते। तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ तो इंडिया का सबसे बड़ा एक जो समस्या है। लेकिन इंडिया छोड़ के भी जो भी डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, इन जनरल यहाँ पे वहां पे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ एक बड़ा प्रॉब्लम तो होता ही।
फिर इतना अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया तो सभी को आपको रोजगार देना है, और रोजगार भी सिर्फ कोई सा भी रोजगार, मतलब एक ग्रेजुएट बंदे को या पीएचडी किया हुआ बंदे को आपको 500 रुपए पर डे का रोजगार आप नहीं दे सकते, है ना। उसको उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको रोजगार देना है, ऐसा है कि नहीं। तो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एकदम ही बेरोजगार, वो एकदम ही अर्न नहीं कर रहा है। लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब वो अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो कुछ उससे कम लेवल का वो काम कर रहा है। ही और शी इज हाईली क्वालिफाइड, लेकिन उसके तुलना में वो जो काम कर रहा है वो उसको क्वालिफिकेशन को सूट नहीं करता, वो उसके क्वालिफिकेशन उसका लेवल से कम है। तो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम भी इंडिया में कहीं तरह देखा जा सकता है। वर्कफोर्स लैक गेनफुल कंसिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। गेनफुल मतलब उसने जो डिग्री में इन्वेस्ट किया है, उसने जो पढ़ाई किया है, राइट, उसमें भी तो खर्चा हुआ होगा, तो उस हिसाब से उसका अर्निंग्स नहीं है, उसका रोजगार नहीं है। कंसिस्टेंट कभी कभार नहीं होता है, शायद उसको रोजगार मिल जाए लेकिन वो पूरा साल नहीं चलता, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, कॉन्ट्रैक्ट जब ओवर हो गया तो उसका रोजगार चला गया, ऐसा होता है। सीवियरली लिमिटिंग इनकम जनरेशन एंड परचेसिंग पावर, राइट। जब भी वो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है कि अंडर एम्प्लॉयड है, उसको जो प्रॉब्लम आ जाएगा परचेसिंग पावर, उसके पास पैसे नहीं रहेंगे, वो अपने बेसिक साधन खरीद नहीं पाएंगे, तो वो पुअर कहलाएगा। अच्छा, और एक कारण हो सकता है डिस्पैरिटीज एंड डिवाइड, मतलब असमानता, इनइक्वालिटी से ये रिलेटेड है। ऐसा नहीं है अगर हम भारत को गरीब एक देश माने तो ऐसा नहीं है कि भारत में हर कोई गरीब है, राइट। वी एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ बिलियनर्स, और कोई लोग तो वर्ल्ड का जो बिलियनर लिस्ट है उसमें 4, 5, 10 नंबर पोजीशन पे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है हम गरीब देश अगर हुए तो उसका मतलब ये नहीं कि भारत का हर एक कोई गरीब है, राइट। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास उतना पैसा नहीं है जो कि बहुत ही सीमित लोगों के पास है। तो इसी को कहते हैं असमानता, इनइक्वालिटी या डिस्पैरिटी और डिवाइड। एक तो डिस्पैरिटी क्या देखने को मिलता है, अर्बन रूरल डिवाइड, ऐसा है। अर्बन एरियाज में, राइट, शहर टाइप के एरिया में वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर साधन बहुत ज्यादा होता है, उस वहां पे इनकम लेवल भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन रूरल में उतने अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और अभी भी हमारे भारत देश का ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहता है। अर्बन एरियाज में ज्यादा जॉब्स है, अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ है, लेकिन 60% पॉपुलेशन अभी भी रूरल एरियाज में हमको देखने को मिलता है, जहां पे उतना इंफ्रास्ट्रक्चर साधन वगैरह नहीं है। तो इसीलिए जो हम ज्यादातर देखते हैं कि अर्बन रूरल एरिया से हम अर्बन एरिया में माइग्रेशन देखते रहते हैं। माइग्रेशन, लोग गांव छोड़ के शहर में आ रहे हैं क्योंकि रोजगार के लिए, और शहर का प्रेशर फिर से बढ़ रहा है, राइट। एक शहर में अगर 100 लोग रह सकता है, क्योंकि रूरल एरियाज में उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इसीलिए और ज्यादा लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आ रहे हैं। 100 लोगों का कैपेसिटी है तो वहां पे 1000 लोग रह रहे हैं, तो उससे और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। सीवेज सिस्टम का प्रॉब्लम, हेल्थ एंड सैनिटेशन का प्रॉब्लम, और राइट, ट्रैफिक जैम का प्रॉब्लम। जो कोई भी मेट्रोपॉलिटन टाइप का कोई भी शहर में आप रहते हो तो वहां पे आपको पता चलेगा, वहां पे आपको मालूम होगा कि आपको ट्रैफिक जैम में दिन में कितना घंटा आपको स्पेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता रहता है, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज हर जगह अवेलेबल नहीं है, ऑलराइट। इक्वल अपॉर्चुनिटीज हर जगह अवेलेबल नहीं है, उसी को कहते हैं डिस्पैरिटी। फिर इनकम और एसेट की डिस्पैरिटी, राइट। मैक्सिमम जो वेल्थ है, एसेट्स है, वो चंद कुछ लोगों के पास ही है। इट इज हेवीली स्क्यूड, कीपिंग द मार्जिनलाइज्ड ट्रैप्ड इन अ साइकिल ऑफ जनरेशनल पॉवर्टी। तो क्योंकि कुछ ही लोग के पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास पैसे नहीं है, इसीलिए ये इनइक्वालिटी हो जाता है। तो एक तो हो गया लोकेशन बेस्ड डिस्पैरिटी, दूसरा हो गया इनकम और एसेट बेस्ड डिस्पैरिटी, ठीक है। ये सारे कारण हैं हमारे पॉवर्टी, इंडिया में पॉवर्टी होने का। अभी तो पॉवर्टी को दूरीकरण करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए पहले जो एकदम जरूरी है क्या है, वो पहले तो हम पॉवर्टी को नाप सके ठीक से। पहले तो यही डिफाइन करना है कि पॉवर्टी क्या होता है। यह भी तो है, आपको लगता होगा कि आप पुअर हैं, लेकिन वो आपको लगता है। आपसे भी बहुत गरीब आपने ही देखा होगा, आपसे भी बहुत अमीर देखा होगा,
राइट। तो ये पॉवर्टी का एक यूनिवर्सल डेफिनेशन, ऑलराइट, हम लोगों को चाहिए ताकि हम जो एक्चुअली पुअर है, जिसको चाहिए सहायता, सरकारी सहायता, उनको हम हेल्प कर सके। ठीक है, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर किया जाता है, सबसे जो आप लोगों ने भी सुना होगा, काफी चर्चे में रहता है, वो है पॉवर्टी लाइंस। पॉवर्टी लाइंस, इट इज द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ इनकम टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, राइट। बेसिक नेसेसिटी आपको फुलफिल करने के लिए जितना थोड़ा बहुत आपको साधन चाहिए, उसी को पॉवर्टी लाइन कहता है। दिस इज द बेसिक मिनिमम। ये मिनिमम आपका अर्निंग होना चाहिए या कंजम्पशन होना चाहिए, जिसके नीचे अगर हो रहा है, आप यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आप बिलो द पॉवर्टी लाइन कहलाओगे, ऐसा है। तो ये दो चीजों पे ज्यादातर बेस्ड होते हैं, ऑलराइट। दुनिया में जहां जितने भी कंट्रीज है, वो पॉवर्टी लाइन एक डिफाइन तो करता है, और दो टर्म्स पे। एक हो गया जो पर कैपिटा कैलोरी इंटेक, ये पहले के जमाने में ये ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे, पर कैपिटा कैलोरी इंटेक, मतलब एक आदमी, ऑलराइट, एक इंडिविजुअल कितना कैलोरी दिन में, कितना खाना, कितना कैलोरी वो कंज्यूम कर रहा है। ये पहले बहुत वो पॉवर्टी मेजर करने का यही इंडिकेटर था, पर कैपिटा कैलोरी इंटेक, कैलोरी दिन में आप कितने कैलोरी अपने अंदर ले रहे हैं। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम बाद में हम लोगों को पता चला कि कैलोरी, ऑलराइट, कैलोरी कुछ भी चीजों से आ सकता है, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं आएगा। आपने थोड़ा सा जंक फूड खा लिया, फ्रेंच फ्राई खा लिया, वो स्टिंग एक ड्रिंक है ना, 20 रुपए का मिलता है, लाल पीला कलर का, पीला का नहीं नीला का मिलता है, राइट। वो अगर स्टिंग अगर आप एक पी लेते हो, 20 रुपए का है, तो आपका कैलोरी काउंट एकदम बढ़ जाएगा, उतना भी जाना नहीं पड़ेगा। आप मतलब एक गिलास तेल पी लो, एडिबल ऑयल आप पी लो, आपका कैलोरी शूट अप हो जाएगा। लेकिन आपको न्यूट्रिशन मिला है क्या? पौष्टिक खाना है क्या? वो ऐसे अगर खाता रहा कोई दिन ब दिन, तो उसका तो बॉडी में बहुत सारे डेफिशिएंसी डिजीजेस हो जाएंगे। ठीक है, ये जो स्टिंग जो ड्रिंक है, पहले तो हुआ करता था रेडबुल, आप लोगों ने सुना होगा, रेडबुल जो ड्रिंक है, तो वो ज्यादातर बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था, एक कैन का बहुत प्राइस है, तो ज्यादातर वो एनर्जी ड्रिंक रेडबुल जैसा वो अमीर जो थे वो कंज्यूम करते हैं। लेकिन ये स्टिंग जो प्रोडक्ट है, उसने क्या किया, उसने जो गरीब लोग हैं, दिहाई मजदूर है, उन लोगों को जल्दी जल्दी खाना पड़ता है, ऑलराइट, उसका कैलोरी उसको चाहिए, एनर्जी चाहिए उसको मैनुअल लेबर करने के लिए। तो ये स्टिंग जो ड्रिंक है वो ज्यादातर उन लोगों में पॉपुलर है जो कि मैनुअल लेबर, हार्ड मैनुअल लेबर रोज करते हैं। तो ऐसे अगर पी भी लिया वो, लेकिन उससे न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो इसीलिए अभी ये कैलोरी इंटेक को ज्यादा मान्यता नहीं दिया जाता है। कैलोरी इंटेक जंक फूड खा के कुछ भी, ऑलराइट, उल्टा सीधा खा के आपका कैलोरी हाई हो सकता है, तो उसमें से उसका मतलब ये नहीं निकलता कि आप बहुत अमीर हो। ठीक है, तो अभी ज्यादातर कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, उसने इस पे शिफ्ट किया है पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब क्या, एक व्यक्ति एक महीने में, एक महीने या एक दिन में वो कितना चीजें कंज्यूम करता है, और इस्तेमाल करता है, इसका मतलब है वो खाने पीने की चीजें हो गए, वो क्लोथिंग की चीज हो गए, कि वो ऐसी चीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये सब, राइट, नॉन फूड आइटम्स भी हो जाता है ऐसा। तो उसका दिन का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, ऑलराइट, उसको हम देख के पॉवर्टी लाइन के आंकलन अभी किया जाता है। क्योंकि सिर्फ ये देखना जरूरी नहीं है कि वो कैलोरी कितना खा रहा है या पी रहा है, ये भी देखना जरूरी है वो किन किन चीजों में खर्चा कर रहा है। मैंने वो पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाया था ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ऑलराइट। तो यहाँ पे भी पॉवर्टी लाइन मेजर करने में भी ये देखा जाता है, तो वो किन किन चीजों में पैसा खर्च रहा है और कितना खर्च रहा है, ऐसा है। तो वर्ल्ड बैंक ने ये इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन का एक डेफिनेशन दे दिया। उसने बोला कि $1.90 पर डे जो खर्चा करता है, दिस इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऑलराइट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इससे कम $1.90 पर डे से अगर उसका पर डे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इससे लो है, कम है, तो वो कहलाएगा पॉवर्टी लाइन के वो नीचे है, उसे बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल कहा जाएगा। ये वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, 1.90 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर डे। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन, ख्याल रखें। अच्छा,
तो पॉवर्टी लाइन तो हम लोगों ने देख लिया। अभी पॉवर्टी लाइन इंडिया में कितना है वो वाले क्वेश्चन का अभी अनफॉर्चुनेटली कोई एक सीधा उत्तर नहीं है। हम आएंगे, चर्चा करेंगे पॉवर्टी लाइन इंडिया में किसको देखा जाता है, उसको लेके भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है जो कि थोड़ी देर बाद हम लोग आलोचना करेंगे। अभी और ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी से रिलेटेड कुछ दूसरे टर्म्स हम समझ लें। एक हो गया हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट मतलब आप कितने पुअर पीपल है उनको लाइन में खड़ा कर दिए, उसका हेड काउंट लिया, राइट, आपने उसके नंबर्स कैलकुलेट किए, हेड काउंट। ऑलराइट, तो इसी का मतलब है हेड काउंट रेशियो। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो। कितने लोगों को पॉवर्टी की बीमारी है, ऑलराइट, कितने लोगों को पॉवर्टी या पुअर कहा जा सकता है, तो वही है हेड काउंट रेशियो। तो इट इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसा है। तो कितना परसेंटेज पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है वो हम लोगों को देखना है। तो दिस इज कॉल्ड द हेड काउंट रेशियो। तो टोटल नंबर ऑफ बीपीएल पीपल, ऑलराइट, हमारे कंट्री में जितना भी बीपीएल पीपल है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग, ऑलराइट, कितने जो सिटीजन्स है वो बीपीएल के अंडर में आता है इनटू 100, अर्थात इसका परसेंटेज में रिजल्ट आएगा, राइट। ये हेड काउंट रेशियो मेजर करके आप समझ सकते हो जे संख्या, कितने संख्यक जो व्यक्ति है हमारे देश में वो पुअर है, ठीक है। तो ये बात है। अभी आ गया पॉवर्टी गैप रेशियो। देखिए, पुअर होना तो एक बात है, ऑफ कोर्स जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन पे आ जाता है तो उसको हम पुअर कहलाएं। लेकिन देखिए, हमारा देश का पॉपुलेशन बहुत है, तो अगर ऐसा हो गया कि हमारा 29% के आसपास भी अगर पॉपुलेशन, जो शायद अभी है 29 के आसपास अगर पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के अंडर में आता है तो उसका संख्या भी बहुत है, 1.4 बिलियन का अब 29% कीजिए, कुछ करोड़ों में आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इतने लोगों को तो हम सहायता नहीं कर सकते, ऑलराइट। सरकारी जो सुविधा है वो इतने लोगों को नहीं दिया जा सकता। अगर दिया भी जाता है तो बहुत ही बेसिक चीजें दिया जा सकता है जिससे उसका पेट भी नहीं भरेगा, पॉवर्टी में नहीं जाएगा। ऐसे जो सरकार बहुत सारे ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम टाइप का जो योजना लेके आता है, ऑलराइट। तो जैसे केंद्र सरकार का भी होता है, राज्य सरकार की भी होता है, आपको भी पता है क्या क्या वो है। तो उसमें एक बहुत सारे कंट्रोवर्सी क्या आ जाता है कि इतने रुपए से क्या होगा, राइट, 100 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 1500 रुपए में क्या होगा। सरकार दे रहा है लेकिन उससे क्या ही हो जाएगा, ठीक है। तो वही है, हम लोग को सिर्फ पॉवर्टी कितने लोग, उसका हेड काउंट लेना जरूरी नहीं है, वो तो है, उसके बाद देखना भी है कि कोई पुअर है तो कितना पुअर है, ऑलराइट। वो ये जो गरीबी रेखा अगर हमने ऐसा खींच दिया, उसमें कुछ इनकम हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि 200 रुपए, ये तो एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं दोस्तों कि 200 रुपए के नीचे अगर किसी का इनकम है दिन में तो वो पुअर कहलाएगा, ठीक है। तो ये भी देखना जरूरी है। तो इतने लोगों को जो भी 200 रुपए से नीचे आता है, बहुत सारे करोड़ों में आएगा, अभी उसको सबको सहायता नहीं किया जा सकता। तो अभी ये भी देखना है कि वो कितना गरीब है, वो इधर आता है कि इधर आता है। तो वही मेजर करने के लिए यूज होता है पॉवर्टी गैप रेशियो, मतलब पॉवर्टी लाइन और एक्चुअल एवरेज मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो गैप है, ऑलराइट। मतलब क्या हुआ, जैसे ये पॉवर्टी लाइन हमने खींच दिया, पकड़ लेते हैं 200 रुपए, फर्ज कीजिए वो 200 रुपए है, उससे एक परिवार जो इधर है वो कितना नीचे है, शायद अभी ये पकड़ लेते 180 रुपए, उसका दिन का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ। फिर ये एक परिवार है जिसका 100 रुपए होगा दिन का एक्सपेंडिचर, तो कितना गैप है, ये गैप कितना है, ऑलराइट। ये मेजर करता है पॉवर्टी गैप रेशियो, ऐसा है। एवरेज शॉर्टफॉल कितना है, ऑलराइट, एवरेज लिया जाता है। तो रेशियो है जो बीपीएल का लाइन है, ऑलराइट, बिलो पॉवर्टी लाइन से एक्चुअल एवरेज एक्सपेंडिचर कितना कम है डिवाइडेड बाय पॉवर्टी लाइन। इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि ये जो बीपीएल जो फैमिलीज है उनको सबका मिला के एवरेज अगर हम निकाल दें तो वो बीपीएल से कितना नीचे है, ऑलराइट, ऐसा हो गया। अभी कितना नीचे है ये तो एवरेज था, 200 रुपए अगर हम
बीपीएल कैटेगरी मानते हैं 200 रुपए के नीचे, तब अगर हमारा ये पॉवर्टी गैप रेशियो मान लीजिए आ गया 180 रुपए, मतलब जितने भी परिवार बीपीएल के अंडर में आता है उनका एवरेज अगर किया इनकम का तो 180 रुपए आ रहा है। ऑलराइट, ये एवरेज है, ख्याल रखिएगा ये एवरेज है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक फैमिली को ही 180 रुपए मिल रहा है। ठीक है, किसी को 10 रुपए भी नहीं मिल रहा होगा, किसी को शायद 190 रुपए मिल रहा है। राइट, ऐसा है, 199 रुपए मिल रहा है। ये तो एवरेज हमने ले लिया। अभी ये निकाल के हम लोगों ने ये देखा कि कितना गैप है, कितना गैप है पॉवर्टी लाइन और एवरेज, जो पॉवर्टी एवरेज एक्चुअल एक्सपेंडिचर में कितना गैप, ये हम लोगों ने देख लिया। अभी इसको भी अगर हम देखें तो बहुत सारा आ जाएगा। इंडिया जैसे पॉपुलेशन में अगर ये भी देखा जाए तो बहुत सारा लोग इसमें भी आ जाएगा। इतने लोगों को फिर से प्रॉब्लम है कि सहायता नहीं किया जा सकता। अभी देखना है अगर कोई नीचे आता है बीपीएल को, बीपीएल लाइन का अगर कोई नीचे आता है तो वो कितना नीचे आता है, मतलब गरीबों में भी और कौन है जो बहुत गरीब है। ऑलराइट, गरीब में भी तो कैटेगरीज होता है ना, ये थोड़ा सा गरीब है, ये कुछ ज्यादा गरीब है, इससे और ज्यादा गरीब है। ये देखने के लिए हम लोगों ने फिर से एक इंडेक्स निकाल दिया जो है कि स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स। इट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ पॉवर्टी। अब गरीब हो ठीक है, लेकिन अब कितना गरीब हो ये भी देखना है। स्क्वायर्स द पॉवर्टी गैप फॉर ईच इंडिविजुअल, इसका जो आंसर आता है, इसका मान लीजिए जैसे मैंने बताया 180 रुपए आता है। राइट, 180 रुपए अगर से आपने 180 रुपए आ रहा है तो पॉवर्टी लाइन से गैप 20 रुपए का आ रहा है। ठीक है, हमारा पॉवर्टी लाइन 200 पे सेट किया है, पॉवर्टी गैप रेशियो आ रहा है 180 का, मतलब 20 रुपए जितने भी परिवार ये बिलो पॉवर्टी लाइन हो रहा है उसको एवरेज में 20 रुपए दे देते। ठीक है, किसी का अगर रोजगार 100 रुपए हुआ तो उसको चाहिए 100 रुपए, उसको दे देते। किसी का अगर रोजगार मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 190 रुपए हुआ तो उसको 10 रुपए दे देते। ऐसे करके एवरेज में हमने 20 रुपए सबको दे दिया, सरकार की तरफ से डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया। राइट, उससे क्या होगा, उससे वो पॉवर्टी लाइन को टच करेगा, तब क्या वो अमीर बन गए? नहीं, है ना। हमको सिर्फ लोगों को बीपीएल तक पहुंचाना नहीं है, बीपीएल से निकालना हमारा एम है। बीपीएल से ऊपर, इतना ऊपर उसे खींचना है कि वापस वो किसी भी परिस्थिति में वो बीपीएल से नीचे ना जाए, है ना। सहायता मतलब आपका 20 रुपए का आपका कमी था, 20 रुपए दे दिया आपको, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। बार बार आपको ये वाले सिचुएशन पे ना पड़ना पड़े कि आपको बार बार 20 रुपए चाहिए, बार बार 20 रुपए चाहिए। राइट, हम लोग कोई योजना चला लेते पॉवर्टी एलिविएशन वाला, अच्छा देख लिया कि आज बीपीएल 200 है और पॉवर्टी गैप रेशियो 180 है, मतलब 20 रुपए एवरेज में आपको सबको देना है। ये करने से सॉल्व नहीं होगा। ये करने से क्या होगा, वो बीपीएल तक पहुंचेगा, लेकिन कुछ दिन बाद देखा जाए वो फिर से नीचे आ जाएगा। कोई बीमारी आ गया, उसने जो पैसा उसको मिला वो ठीक से खर्चा नहीं किया, तो इसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाले चीज को हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, मतलब उसे इतना सहायता की जरूरत है। ऑलराइट, इतना सहायता, यहाँ पे 180 तो नहीं आएगा, मतलब 20 डिवाइडेड बाई 200, इसका रिजल्ट ऐसे आएगा। अगर हम इसे ही मान के हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, इसका फॉर्मूला पॉवर्टी लाइन अभी एग्जाम्पल के लिए हम मान रहे हैं कि 200 रुपए है, एक्चुअल एवरेज जो मंथली एक्सपेंडिचर वो 180 रुपए का हुआ, और पॉवर्टी लाइन फिर से 200 रुपए का, तो ये आ गया 20/200, मतलब ये 110 रुपीज आ गया। ठीक है, तो इसे अगर हम ऐसे करेंगे तो इतना रुपए अगर सबको दे दिया, ये रेशियो है, तो राइट इतना रुपए सबको दे दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अभी क्या करना पड़ेगा, इसको भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, इसे हम स्क्वायर ले लेंगे। तो इतना सहायता हमको करना है। डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ पॉवर्टी, स्क्वायर्स द पॉवर्टी गैप रेशियो फॉर ईच इंडिविजुअल। ये करने से क्या होगा, जो पुअर में भी पुअर है, गिव्स द वेरी मच, जो पुअर है, ऑलराइट, उसको ज्यादा वेटेज मिलेगा। कोई भी अगर सरकारी योजना निकला तो अगर पता है कि पुअर में भी कौन ज्यादा पुअरेस्ट है, उसको
हम ज्यादा सहायता की जरूरत है, उसे हम ज्यादा सहायता करें। ये सरकार को पता चल जाएगा अगर ये स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स देखा। मोर बेनिफिशियल टू द वेरी पुअर एज दे विल रिसीव मोर एड फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, जो पोरेस्ट में भी पोर में आता है उसको ज्यादा सहायता चाहिए और गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि किन किन को ज्यादा सहायता की जरूरत है, इसलिए स्क्वायर कर दिया। कुछ भी चीज का आप स्क्वायर किया तो वो क्या जितना है उससे बड़ा ही दिखेगा, वो देखना जरूरी है। ठीक है, देखिए सीधे तौर पे अगर बोला जाए गवर्नमेंट क्या चाहता है, और गवर्नमेंट क्या चाहता है, तो पहले कोई भी गवर्नमेंट जो चाहता है वो है कि उसके देश में गरीबी ना रहे। ठीक है, ये पूरा चैप्टर आपको समझने में ये चीज हेल्प करेगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, तो हमारा जो सरकार है या राष्ट्र है, गवर्नमेंट, वो क्या चाहता है कि देश में पॉवर्टी, गरीबी ना रहे। ठीक है, देश में गरीबी ना रहे। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा येलो में लिख देता हूं। उसका बेसिक एम है पॉवर्टी एलिविएशन। ठीक है, ये हर एक गवर्नमेंट का एम रहता है कि कोई भी देश में पुअर ना रहे, गरीब ना रहे। अभी ये करने के लिए पहला प्रॉब्लम क्या आ रहा है? पहला प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम, पुअर हम किसे कहलाएंगे? पुअर। सो हु इज पुअर? पहला क्वेश्चन, हु इज पुअर? ठीक है, तो क्या देखेंगे हम किसी को ये बोलने के लिए कि वो गरीब है, क्या देखेंगे? तो उसका मैंने ज्यादातर बोला है, क्या करता है लोग, कैसे सरकार इसको निर्धारण करता है, देख लेता है उसका कैलोरी इंटेक, जो कि पहले के जमाने में हुआ करता था, देखा जाता था, लेकिन आजकल बहुत जंक फूड निकल गया, ऑलराइट, फालतू के खाने निकल गया जिससे कोई पुष्टि तो मिलता नहीं है लेकिन कैलोरी हाई हो जाता है। तो इसलिए हम लोग अभी चले गए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखने के लिए वो किन किन चीजों में खर्चा कर रहा है। अच्छा, ये हो गया। ठीक है, तो ये कुछ एक लेके, ऑलराइट, ये कुछ देख के, इधर ये वाला और ये देख के हमने क्या किया, पुअर आइडेंटिफाई कर लिया। ये वाले इनकम से अगर कोई नीचे आ रहा है, ये वाले कैलोरी इंटेक से या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से नीचे आ रहा है, तो उसे हम पुअर कह रहे हैं। अच्छा, पुअर आइडेंटिफाइड, डन, पुअर आइडेंटिफाइड, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या, हाउ मच पुअर। ठीक है, हाउ मच पुअर, ये जो पुअर है, हाउ मच पुअर, पॉवर्टी लाइन से वो कितना नीचे थे, एवरेज में देखा जाएगा, हर एक व्यक्ति का नहीं, एवरेज में देखा जाएगा कि अ पर्सन इज पुअर, फाइन, या पॉपुलेशन दिस मच परसेंटेज पॉपुलेशन इज पुअर। ठीक है, तो हाउ मच पुअर, पहले तो पॉवर्टी, हु इज पुअर, मतलब पुअर किसे हम कहेंगे, उसका डेफिनेशन सेट कर लिया। फिर देखना पड़ेगा, अच्छा माफ कीजिएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप हो गया क्या, कितने लोग पुअर है, हाउ मेनी पीपल आर पुअर। वो कहां से पता चलता है, वो हेड काउंट रेशियो से पता चलता है। ठीक है, नंबर ऑफ पुअर, ये पकड़ लीजिए, नंबर ऑफ पुअर, तो उसमें ही देखा जाता है वो हेड काउंट रेशियो, नंबर ऑफ पुअर। पहले व्हाट इज पुअर, ऑलराइट, who can be said as poor, then number of poor, ये हो गया। फिर
ये हो। अभी नेक्स्ट सवाल सरकार के पास है, हाउ मच पुअर, हाउ मच पुअर। गरीब तो है, पता चल गया, कितना लोग गरीब है वो भी पता चल गया, ठीक है, लेकिन कितना गरीब है वो पता करने के लिए हम लोग, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, पॉवर्टी गैप रेशियो देखते हैं। पॉवर्टी गैप रेशियो, ठीक है। अभी ज्यादातर कंट्री जिसमें पॉपुलेशन कम है उसके लिए तो ये तीन चीजों से काम चल जाता है, लेकिन इंडिया का केस ऐसा है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसमें भी जो संख्या है वो बहुत बड़ा आ रहा है। सबको इक्वली हेल्प करना पॉसिबल तो है नहीं सरकार के पास, इसीलिए अभी ये देखना है, हु इज द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, हु आर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, क्योंकि उसको ज्यादा हेल्प की जरूरत है। हु इज द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, तो उसमें आ जाता है वो स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स, ऑलराइट, स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स इसमें आ जाता है, राइट। तो दिस इज हाउ ये जो पॉवर्टी एलिविएशन का गवर्नमेंट कोई भी योजना या ठान लिया है कि हम हमारे देश में जितने भी गरीब है सबको हम गरीबी से मुक्त करेंगे। ये करने के लिए दीज आर द स्टेप्स दैट अ गवर्नमेंट बाय इंडियन गवर्नमेंट मस्ट फॉलो। क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चीज दो कंसीडर करना है, एक तो सबकी हेल्प तो नहीं किया जा सकता, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्कार्सिटी, हाँ वो पहले चैप्टर में ही आप लोगों को हमने बता दिया था, ऑलराइट। सभी को जितना चाहिए उतना अगर होता तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सभी को जितना चाहिए उससे कम है, कुछ भी चीज ले लीजिए उससे कम है रिसोर्सेस, तो इसीलिए अभी इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि कैसे जो लिमिटेड रिसोर्स है उसे ऐसे इस्तेमाल किया जाए ताकि सबसे ज्यादा लोगों की बेनिफिट हो, ऑलराइट। तो सरकार चाहते हैं कि टारगेटेड ये जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स है ये टारगेटेड हो, जिनको सबसे ज्यादा चाहिए उसे ही सहायता मिले, जिनको वाकई में जरूरत है और जिसको जितना जरूरत है उतना ही उसको मिले। इसी को कहते हैं इक्विटी। इक्विटी वो हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट वाले चैप्टर में हमने एक टर्म डिस्कस किया था ना, जो इक्विटी। इक्विटी का मतलब जिसको जितना चाहिए उतना ही देना है। इक्वालिटी मतलब एक और एक टर्म है जिसको कहते हैं हम इक्वालिटी, इसको मतलब सबको समान दो, सबको सेम दे दो, राइट। जिसको चाहिए भी नहीं उसको जो मिलेगा, जिसको बहुत ज्यादा चाहिए उसको भी सेम ही मिलेगा, इसका मतलब है इक्वालिटी। लेकिन हम लोग को चाहिए इक्विटी, जिसको जितना चाहिए, अगर कोई खुद से कर रहा है तो उसको करने दे, उसे कोई हेल्प करने की जरूरत है नहीं, वो खुद से ही सक्षम है। लेकिन अगर कोई किसी का नहीं चल रहा है तो उसे हेल्प कीजिए, राइट। तो दिस इज द प्रिंसिपल दैट वी कीप इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग पॉवर्टी एलिविएशन। तो वो टारगेटेड हो और जिसको चाहिए उसी को मिले। दिस इज द बेसिक एम ऑफ गवर्नमेंट कि वो टारगेटेड हो ताकि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को सबसे ज्यादा सहायता मिले। जो लोग खुद से निकल सकते हैं पॉवर्टी से उसे उतने हेल्प करने की जरूरत है, समझ गए, ऐसा है। तो इसीलिए हम वो सारे जो इंडिकेटर्स है वो हम कैलकुलेट करते हैं ताकि जिसको सबसे ज्यादा चाहिए उसे गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर सके और उसी को टारगेट करके सारे बेनिफिट्स दे सके ताकि वो पॉवर्टी से निकल पाए। ओके, सो आशा है कि आपको ये समझ में आया है। नाउ आंसर दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच पॉवर्टी मेजरमेंट मेथड स्क्वायर्स द पॉवर्टी गैप
टू गिव सिग्निफिकेंटली मोर वेट टू द वेरी पुअर, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उसको ज्यादा वेटेज मिले हर एक योजना में, वो कौन सा इंडिकेटर दिखाता है? हु आर फर्देस्ट फ्रॉम द पॉवर्टी लाइन। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, कंग्रेचुलेशंस जो भी ठीक उत्तर दिया, इट विल बी स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स। ठीक है, तो नाम लिख दीजिएगा, कमेंट में नाम लिख दीजिएगा जिन जिन ने भी करेक्ट आंसर आपका दिमाग में आया, आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हम जानना चाहते हैं। ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हम पहला मॉड्यूल खत्म कर चुके हैं। पहला मॉड्यूल था हमारा पॉवर्टी कॉन्सेप्ट्स। अभी अगला मॉड्यूल हमारा आ जाता है एमपीआई एंड एस्टिमेशन मेथड्स। और एमपीआई एंड एस्टिमेशन मेथड्स वो देख लेते हैं। व्हाट इज एमपीआई? तो देखिए, पहले हम लोगों ने अभी क्या देखा, पॉवर्टी किन चीजों पे सरकार देखता है। आइदर कैलोरी इनटेक हो गया, आप दिन में कितना कैलोरी आप ले रहे हो, नहीं तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आप दिन में कितना खर्चा कर रहे हो बहुत सारे चीजों में। ठीक है, ऐसा है। लेकिन अभी हाल ही में या कुछ सालों से 2010 टू बी स्पेसिफिक, ये सोच चल रहा है कि पॉवर्टी सिर्फ पैसे का ना होना, पैसे कम होना को सिर्फ पॉवर्टी नहीं कहा जा सकता। और किसी के पास बहुत पैसे हो गए लेकिन उसके पास वो बीमार रहता है, ज्यादातर उसका हेल्थ ठीक नहीं है। किसी के पास बहुत पैसे होंगे लेकिन उसके पास एजुकेशन नहीं है। किसी के पास बहुत पैसे है, उसके पास घर परिवार नहीं है, वो हैप्पी नहीं है लाइफ में। ये सब चीज भी तो पॉवर्टी का एक मेजर हो सकता है। ये सब चीजों को भी तो हम पुअर कह सकते हैं। तो गरीब कोई एक तरह से नहीं हो सकता। पैसों की ना होना सिर्फ गरीबी नहीं है, बहुत कुछ चीजें ना होने से भी हम गरीब कह सकते हैं। और माफ कीजिएगा, हमारा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। और हमारा हिंदी आपको कैसा लगा, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा अपना विशेष टिप्पणी कर सकते हैं। अगर कहीं कहीं हमको वर्ड याद नहीं आ रहा है, ऑलराइट, आप वो वर्ड थोड़ा लिख दीजिएगा। ऑलराइट, आई एम न्यू टू स्पीकिंग हिंदी, वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, वेरी फ्लुएंट इन बंगाली विच इज माय मदर टंग, मतलब हिंदी में थोड़ा अटक जाता है। ऑलराइट, तो माफ कीजिएगा। आशा है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑलराइट, सो हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, तो गरीब, एक आदमी गरीब बहुत तरह से हो सकता है। सिर्फ पैसों का ना होना एक कारण हो सकता है, उसके बाद भी बहुत कारण हो सकता है ताकि उसे गरीब कहलाए। तो इसीलिए आया है ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। पॉवर्टी इंडेक्स तो पता चल ही गया क्या होगा। अभी मल्टी डायमेंशनल, वो बहुत सारे इंडिकेटर्स में, बहुत सारे डायमेंशंस में वो गरीब है, वो मेजर किया जाता है। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई, ये 2010 में इंट्रोड्यूस किया था यूएनडीपी ने, एंड ओपीएचआई नाम का और एक संस्था है जिसने ये ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को रिप्लेस कर दिया। और एमपीआई से पता चलता है ये एक्यूट पॉवर्टी कौन सबसे ज्यादा पॉवर्टी में है। और वो सिर्फ इनकम की वजह से नहीं, वो सिर्फ इनकम की वजह से नहीं, क्या क्या देखा जाता है, 3 डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी को कंसीडर करता है एमपीआई। एक आदमी को, एक व्यक्ति को गरीब कहलाने में 3 चीजें देखा जाता है। एक हो गया उसका हेल्थ कैसा है, बीमार रहता है क्या, कोई डिजीज है क्या, ये भी देखा जाता है। फिर देखा जाता है उसका एजुकेशन कितना है, ऑलराइट, उसने फॉर्मल स्कूलिंग किया, कितने तक किया। फिर उसका लिविंग स्टैंडर्ड देखा जाता है, ऑलराइट, रहन सहन का जो स्टैंडर्ड है वो देखा जाता है। हाँ, सब कुछ शायद थोड़ा बहुत ऑफकोर्स पैसों पे तो डिपेंडेंट है ही, ऑलराइट, इकोनॉमिक ग्रोथ पे तो डिपेंडेंट है, लेकिन डेवलपमेंट शायद उसका नहीं हुआ है। शायद उसके पास बहुत पैसा है लेकिन उसका इतना पैसे होने के बावजूद उसका हेल्थ ठीक नहीं है। वो खुद के उसमें भी हो सकता है, खुद का फॉल्ट भी हो सकता है कि वो पैसा लेके राइट उल्टा पुल्टा चीजें खा रहा है, नशा कर रहा है, ऐसा अनहेल्दी फूड खा रहा है, जंक फूड खा रहा है, ऐसा भी हो सकता है।
और ऐसा होगा पैसे रहने के बाद भी उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, ऐसा हो सकता है। ऑलराइट, एजुकेशन, उसके पास पैसा बहुत है लेकिन वो एजुकेशन में खर्चा नहीं करता, और दूसरे चीजों में खर्चा करता है, एजुकेशन में नहीं करता, तो उसका ये इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। हाँ, उसके पास पैसा है लेकिन वो लिविंग स्टैंडर्ड, क्वालिटी वाला लिविंग स्टैंडर्ड में उसका पैसा नहीं हो रहा है। कैसे रहता है उसका, जहां पे रहता है उधर ठीक से हेल्थ एंड सैनिटेशन बहुत खराब है, उधर का कल्चर माहौल बहुत खराब है, ये सब भी हो सकता है। ऑलराइट, हेल्थ में देखा जाता है उसको न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है, कोई अगर बच्चा हो तो चाइल्ड मोर्टेलिटी, ऑलराइट, एक बच्चा जन्म होने से बाद ही अगर उसका डेथ हो जाए तो उसे कहते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी, बच्चा का अगर मृत्यु हो। तो ये देखा जाता है कि उस घर में एक बच्चा अगर पैदा हो तो वो कितना दिन बचने का उसका संभावना है। फिर देखा जाता है एजुकेशन, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितना साल तक उसने स्कूल में पढ़ा है, फिर स्कूल में अटेंड किया कि नहीं। और फॉर्मली उसका नाम तो शायद स्कूल में एनरोल्ड रहेगा लेकिन स्कूल वो अटेंड नहीं करता है, दूसरा कुछ करता है, वो भी देखा जाता है। फिर लिविंग स्टैंडर्ड में एक तो कुकिंग फ्यूल, वो क्या यूज करता है, वो क्या लकड़ियों के उसमें कुकिंग कर रहा है क्या, तो उससे तो हेल्थ हैजार्ड हो जाता है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है। तो कुकिंग फ्यूल वो क्लीन रिन्यूएबल कुकिंग फ्यूल यूज कर रहा है कि नहीं। फिर सैनिटेशन, घर का ऑलराइट साफ सफाई होता है कि नहीं, आसपास का पड़ोस का साफ सफाई होता है कि नहीं, वाटर क्लीन वाटर उसके पास है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी उसको ठीक से रेगुलरली मिलता है कि नहीं। फिर फ्लोर एसेट्स, फ्लोर एसेट्स मतलब उसका घर में एक फ्रिज है कि नहीं, टीवी है कि नहीं, वॉशिंग मशीन है कि नहीं, ये सब चीजें भी देखा जाता है। ऑलराइट, तो ये सब कुछ देख के फिर हम देखते हैं ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको कैलकुलेट किया जाता है। एक तो इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, मतलब कितने लोग पुअर है, हेड काउंट रेशियो लिया जाता है, आपके पास न्यूट्रिशन नहीं, आपका ठीक नहीं है तो अच्छा इसमें अब हो गया, फिर इसमें नहीं हो गया, तो ये सब चीजों में लोगों को रेट किया जाता है। फिर अगर 33% से 33 पॉइंट मतलब 1/3 से अगर कम आ रहा है तो उसे कहलाता है मल्टी डायमेंशनली पुअर। हाँ, इन सब चीजों में रेटिंग दिया जाता है। अभी 1/3 से अगर कम स्कोर आया तो उसे कहेंगे मल्टी डायमेंशनली पुअर। ऑलराइट, इंसिडेंट्स ऑफ पॉवर्टी, पहले ये देखा जाएगा। फिर एवरेज इंटेंसिटी अक्रॉस द पुअर, कोई अगर पुअर है तो कितना पुअर, ऑलराइट, वो 33% से नीचे है, समझ गए, वेरी गुड। वो क्या कितना पुअर है, 18% हो रहा है उसका, कितना हो रहा है, 10% हो रहा है, 1% हो रहा है, 2% हो रहा है, वो देखना पड़ेगा। फिर इंटेंसिटी मतलब पुअर है, समझ गए, 33% से नीचे आ रहा है, लेकिन कितना नीचे आ रहा है वो भी देखना जरूरी है। ऑलराइट, तो ऐसा है, पर्सन इज कंसिडर्ड एमपीआई पुअर इफ डिप्राइव्ड इन एटलीस्ट 1/3 ऑफ द वेटेड इंडिकेटर्स, 1/3 में अगर वो पुअर है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, कैसा लगा ये जान के जी? कोई हाँ, बहुत सारे डायमेंशंस में पुअर हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है, अगर किसी को लगता है क्या, आप भी थोड़ा सा गरीब हो, मुझे तो लगता है, अभी मैं बताना नहीं चाहता किन किन चीजों की वजह से हमको भी लगता है कि हम थोड़ा पुअर हैं। ऑलराइट, आप अगर कोई बताना चाहे, ठीक है। ज्यादातर एक बार एक स्टूडेंट वो थोड़ा सा बीमार रहता था, तो मैंने ये वाला पूछा था, तो उसने बोला था सर हेल्थ की वजह से। ऑलराइट, किसी ने बोला था लिविंग स्टैंडर्ड की वजह से। ऐसा है, तो आप लोगों को कोई कुछ लगता है, लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। ऐसा है, तो थोड़ा सा और बारीकी से समझ लेते हैं। एक तो एजुकेशन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में नो फैमिली मेंबर कंप्लीटेड 6 ईयर्स ऑफ स्कूल, और वेटेड एवरेज है, हर एक चीजों को अलग अलग वेटेज दिया गया है। तो उसका फैमिली मेंबर, कंडीशन फॉर डिप्रीवेशन, अगर फैमिली में कोई भी 6 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कंप्लीट नहीं किया। ऐसा है, स्कूल अटेंडेंस, स्कूल एजेड चिल्ड्रन नॉट अटेंडिंग अप टू क्लास 8। ऐसा है, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड हैज डाइड इन द पास्ट 5 ईयर्स, एक बच्चे मर गया, तो उसको ये सब वेटेज दिया जाता है। न्यूट्रिशन, एडल्ट और द चाइल्ड इज स्टन्ड। इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब चीजें उसके पास है कि नहीं, 1/8 वेटेज उसको दिया जाता है। एनीवे, तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम सोचते हैं दोस्तों, आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये सब चीज इतना डिटेल्स में आपको याद रखने की जरूरत नहीं। और क्या है कि इसमें हाईएस्ट वेटेज किसको दिया जाता है वो आप थोड़ा सा जान सकते हो, ऑलराइट, लेकिन लोएस्ट वेटेज उतना जानने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो मेनली आपको एमपीआई में क्या क्या देखा जाता है एग्जाम रेलेवेंस में, इवन यूपीएससी में। ऑलराइट, एग्जाम रेलेवेंस के लिए अगर हम बोले तो ये दोनों चीज आप याद रखिएगा, ये दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है। आप खुद के इंटरेस्ट के लिए, थोड़ा समझने के लिए आप
ये देख लीजिएगा। और एक एग्जाम में आपको सीधे तौर पे ये नहीं पूछेगा, ये सोचिए। ओके, अभी हम आ गए हैं, एक सेकेंड, ऑलराइट। तो अभी ये पॉवर्टी मेजर करने का तरीका क्या क्या है उसमें हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। 3 है, ये वाला सबसे पुराना मेथड है और ये वाला सबसे नया मेथड है। इंडिया में अभी तक ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो ये क्या था, अभी देखो पॉवर्टी मेजर करना है, हेड काउंट रेशियो आपको पता होना चाहिए। तो क्या करेगा सरकार, कोई एजेंसी, शायद ये एनएसओ को ही बोलेगा कि आप थोड़ा मेजर कीजिए ऐसा कि इंडिया में पुअर कितना है। तो ये लोग क्या करेगा, ये लोग कुछ सर्वेयर्स को भेजेंगे डोर टू डोर, घर घर में सर्वेयर्स समीक्षा करने के लिए आएंगे। ऑलराइट, फिर वो क्या पूछेंगे, उसके पास एक लिस्ट रहेगा। ऑलराइट, लिस्ट रहेगा कि पूछना उसके पास फ्रिज है कि नहीं, उसको खाना मिलता है कि नहीं, उसको नॉन फूड आइटम्स वो क्या लिया है, इस सब का लिस्ट होगा। केरोसिन है कि नहीं, ऑयल है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो सब। ठीक है, फिर वो आपके घर में आएगा। पहले के दिनों में क्या होता था, अंटिल 1993 1994 आके ये पूछता था आपने लास्ट 30 डे रिकॉल पीरियड में कितने आइटम्स आपने कंज्यूम किया है। 30 डे रिकॉल पीरियड मतलब जिस दिन आया, मान लो आज आ जाए आपके घर में, आज कोई आ जाए और आपको ये पूछे कि भाई साहब या मैडम आप लास्ट 30 दिनों में आपने क्या क्या चीजें इस्तेमाल किया, कंज्यूम किया, आप हमें बताइए। ठीक है, आप क्या बोलोगे, अच्छा लास्ट 30 दिनों में हमने खाना पीना खाया। ठीक है, खाना पीना। फिर वो पूछेगा अच्छा नॉनवेज कितना खाया, प्रोटीन आपने क्या लिया, कार्बोहाइड्रेट्स आपको कितना लगता है क्या लिया। आप बोलोगे हाँ मैंने मछली खाया, फिर हाँ मैंने चावल खाए, रोटी खाए, ऐसे कुछ होगा। तो उन लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आपका वो न्यूट्रिशन मतलब फूड आप क्या लेते। फिर ये भी पूछेगा, आप बोलोगे हाँ पिछले 7 दिनों में मैं उधर पढ़ रहा हूँ, मतलब उधर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, ऐसा हो आप बता सकते हो। फिर पिछले 7 दिनों में मैंने ये जूता खरीदा, ये कपड़े मैंने खरीदे, ऐसे आप कुछ बोलो। ठीक है, तो वो ऐसे टिक करता जाएगा अपने फॉर्म शीट। ऑलराइट, फिर वो आपको एक स्कोर देगा। ऑलराइट, आपको एक स्कोर देगा कि अच्छा ये वाला फैमिली का पुअर स्टेटस ऐसा है। तो इसे कहता है यूनिफॉर्म रिकॉल। यूनिफॉर्म रिकॉल मतलब हर एक टाइप के चीज, फूड हो गया, नॉन फूड हो गया, कैपिटल हो गया, हर एक टाइप के चीज को एक ही वेटेज इधर मिलता है। 30 दिन में आपने क्या क्या कंज्यूम किया। ठीक है, तो इसमें आ जाता है सबसे हाईएस्ट पॉवर्टी एस्टिमेट, सबसे हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी आ जाता है। लेकिन देखिए सरकार का एम क्या है, पॉवर्टी एस्टिमेट में अगर ऐसा निकल गया कि बहुत सारे पुअर है तो कोई काम का नहीं है वो एस्टिमेट, क्योंकि कितनों को आप हेल्प कर सकते हो। तो गवर्नमेंट के लिए ये सही रहेगा, उसकी इमेज के लिए भी सही रहेगा, और कोई भी अगर सरकारी योजना वगैरह आता है तो उसके लिए भी सही रहेगा कि पॉवर्टी की संख्या कम हो, हेडकाउंट रेशियो कम हो, ताकि उसको ठीक से सहायता किया जा सके। ठीक है, पॉवर्टी रेशियो में अगर ये आ जाना, कोई भी एस्टिमेट में ये आ जाना कि देश का 50% पुअर, 80% पुअर, तो कितनों को आप हेल्प कर सकते हो। तो गवर्नमेंट का ऑलवेज एम रहता है कि पॉवर्टी एस्टिमेट में कम से कम लोग आए, उससे एक तो इमेज भी अच्छा रहता है कि अच्छा हमने पिछले गवर्नमेंट के मुकाबले इस गवर्नमेंट ने इतना % पॉवर्टी रिड्यूस किया है, और दूसरा ये भी है तो अगर कम हुआ तो उसको आप मदद कर सकते हो, ज्यादा हुआ तो नहीं। तो इससे क्या आ रहा था, बहुत पुअर निकल रहे थे, और एक बहुत पुअर निकल रहा था, हाईएस्ट हेडकाउंट हो रहा था। तो सरकार ने सोचा नहीं यार ये नहीं करते, दूसरा मेथड निकालते हैं जो कि मिक्स्ड रिकॉल, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। इसमें क्या होता है, ये 1999 से ये चालू है। तो इसमें क्या होता है, 5 जो नॉन फूड आइटम्स है, नॉन फूड मतलब क्लोथिंग हो गया, फुटवेयर हो गया, ड्यूरेबल्स मतलब जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, फिर एजुकेशन, मेडिकल, लास्ट 365 डेज में आपने ये सब चीज क्या क्या कंज्यूम किया है, क्या क्या आपने ये
365 डेज में आपने कपड़ा खरीदा क्या, जूता खरीदा क्या, कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदा, एजुकेशन खरीदा, मेडिसिन आपने लिया। ऑलराइट, तो ये 365 डेज का देखा जाता है, एक साल का देखा जाता है। और बाकी 30 दिन के लिए देखा जाता है ये फूड आइटम्स। ऑलराइट, फूड आइटम्स लास्ट 30 दिन में आपने कितना कंज्यूम किया। ये मेथड, मतलब ये मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड का मेथड फॉलो हो रहा है फ्रॉम 1999 टू 2000। अच्छा, अभी भी इसमें जो हो रहा है पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो बहुत हाई दिखा रहा है, ठीक है, बहुत हाई दिखा रहा है। इसी के हिसाब से ऑलमोस्ट सम 29% ऑफ इंडियंस आर पुअर। अब 1.4 बिलियन का 29% निकालिए, कितना आता है, करोड़ों में आए। अभी भी इतने लोगों को हम कैसे हेल्प करें, ठीक है। तो अभी सोचा जा रहा है, जिसने जो कि ये रंगराजन कमिटी में भी अपॉइंट किया, मतलब रिकमेंड किया, और वर्ल्ड बैंक में भी रिकमेंड किया, मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। उसमें क्या होगा, 365 डेज में ये 5 जो नॉन फूड आइटम्स है वो आपने क्या कंज्यूम किया, लास्ट 7 दिनों में आपने एडिबल ऑयल, एग या मीट, वेजिटेबल, फ्रूट, पान आपने कितना खाया, ये सब चीज देखा जाएगा। फिर लास्ट 30 डेज में आपने रिमेनिंग वाला जो फूड है, ऑलराइट, मतलब आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब, फ्यूल और रेंट आपने कितना भरा। तो ऐसे अगर किया जाए तो जो देखा जाता है इसमें, जैसे सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा हेड काउंट रेशियो निकल रहा था, मतलब सबसे ज्यादा पुअर पीपल निकल रहा था, इसमें सबसे कम पुअर पीपल निकलेगा। इसीलिए रंगराजन कमेटी और वर्ल्ड बैंक ने बोला कि हम लोगों को इस वाले सिस्टम पे शिफ्ट कर जाना चाहिए, क्योंकि अगर कम निकलता है पॉवर्टी का हेड काउंट रेशियो, और तो हम बेटर प्लान कर सकते हैं अपनी योजना और बेटर टारगेट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ऐसा है। अभी जो मैंने बताया, एक हो गया पॉवर्टी एस्टिमेट, 2 चीजों में डिटरमाइन होता था। पहले उसका कैलोरी इनटेक होता था, अभी कंजम्पशन में आ गया। अच्छा, कंजम्पशन के बदले अगर हम इनकम देखें, इनकम का मतलब क्या है, आप कितने रोजगार कर रहे हो, वो आपको आके पूछ लेगा, अब बताना कि आप कितने रोजगार कर रहे हो। लेकिन उससे क्या होगा, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये पिछला वाला चैप्टर याद कीजिएगा दोस्तों। किसी का इनकम हाई है मतलब ऑटोमेटिकली उसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि उसका डेवलपमेंट हो रहा है। अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो उसका इनकम हाई होके भी, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ होके भी ज्यादा फायदा नहीं है, वो लॉन्ग टर्म तक टिकेगा नहीं। समझ रहे हैं आप? तो अगर हम ये इससे, इनकम से अगर हम पॉवर्टी नापने की कोशिश करें कि आपका रोजगार कितना है, तो हमको वो डेवलपमेंट वाले चीज ज्यादा पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपका हो सकता है आप लाखों में इनकम करते हो, लेकिन वो लाखों का पैसा आप शायद जुआ में उड़ा दो। वैसे अर्निंग्स भी शायद आपको जुए में लाखों का इनकम आपको मिला है, फिर आज आप 1 लाख रुपए जीत गए जुए में, कल आप जुए में ही लगा दीजिए 1 लाख रुपए, फिर से आप पुअर हो जाओगे। ऐसा है ना? आप कोई इलीगल तरीके से स्मगलिंग वगैरह, ट्रैफिकिंग, ये सब करके आप करोड़ों पे इनकम कर रहे हो, लेकिन वो सस्टेनेबल है? कभी पुलिस को पता चलेगा, आपको पकड़ लेगा, फिर आप जेल में सरोगे। समझ गए ना आप? तो इसीलिए इनकम मेथड हम प्रेफर नहीं करते। देखना जरूरी है वो इनकम को किसमें खर्चा कर रहा है, इसीलिए कंजम्पशन को हम ज्यादा मान्यता देते हैं, खर्चा किसमें कर रहा है। Why rely on consumption? NSO estimates that poverty line based on consumption expenditure rather than income. It is considered a better measure in India for several crucial reasons. कि क्या क्या, एक तो बहुत सारे घर में इरेगुलर इनकम होता है, हर दिन हर महीना इनकम नहीं होता, साल में शायद एक बार इनकम हो। ऑलराइट, ऐसे होता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ले लो, ऐसा है, या कोई कपड़े वाले ले लीजिए, एग्रीकल्चर ले लीजिए, साल में 1 या 2 बार ही उसका इनकम होता है, साल में हर दिन उसका इनकम नहीं होता है, तो इरेगुलर। फिर स्टेबल पैटर्न, ऐसा है। तो कभी घर में क्या होता है, जिनको तनख्वाह मिलता है, जो एम्प्लॉयमेंट में है, उनको रेगुलर सैलरी मिलता है। जो बिजनेसमैन है, उद्योगपति है, हमारा किसान दोस्त जो है, उनको रेगुलर इनकम तो नहीं मिलता। तो 1 साल का देखने से, और 1 साल का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर देखने से हमको थोड़ा सा बेटर आइडिया लगता है कि शायद ये साल में 2-3 बार ही इसका अर्निंग्स रहा होगा, लेकिन पूरा साल इसने क्या क्या कंज्यूम किया, वो देखने से पता चलेगा कि वो इनकम कहाँ स्पेंड कर रहा है।
उसका ग्रोथ तो हो रहा है, इनकम से पता चलता है, लेकिन वो डेवलपमेंट हो रहा है क्या? समझ रहे हैं ना आप? तो यही है स्टेबल पैटर्न। फिर डेटा फिजिबिलिटी। वैसे तो इनकम, हाँ, मैंने नेशनल इनकम जब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तब क्या बोला था कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का एकदम बेस्ट उपाय है आप हर एक जो रेजिडेंट है उसको हर वक्त वो कितना इनकम कर रहा है अगर आप ट्रैक कर पाए, अब ट्रैक कीजिए, है ना। कोई कोई साल में 1-2 दिन इनकम होता है, ऐसा होगा। कोई दिन में एक टाइम इनकम करता है, कोई रात में इनकम करता है। एक नाइट गार्ड ले लीजिए जो यूएस शिफ्ट में काम करता है, वो रात में इनकम करता है, ठीक है। तो अगर नेशनल इनकम का एकदम मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट लगाया जाए तो उसमें क्या देखा जाएगा कि आप ये कीजिए कि हर एक वक्त 1.4 बिलियन लोग कितना अर्न कर रहा है, ये आप किसी तरह से आप ट्रैक कीजिए और देखिए वो डेटा एक्यूरेट हो, या अगर उसे पूछ रहे हैं तो वो सच बोल रहे हैं। लोग इनकम हाइड भी कर देता है ना, समझ रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे कैलकुलेट करना फिजिबल नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता। इसीलिए हम वो एग्रीगेट्स यूज करते हैं, है ना, वो जीडीपी, जीएनपी वगैरह, क्योंकि जानते हैं कि परफेक्टली पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना हो सके वही है। रोज रोज ट्रैक करना वगैरह ये सब तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम कंजम्पशन को, वो कहां से क्या इनकम करता है पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंजम्पशन क्या क्या चीज आप कंज्यूम करते हैं और घर में क्या है। तो कभी कभार लोगों को ऐसा भी होता है ना, थोड़ा शो अप करने की आदत रहे, इनकम लोग हाइड कर देता है ना, इनकम लोग हाइड कर देता है। लेकिन हाँ, आज हमने मटन खाया है, हमारे घर में फ्रिज है, हमारे पास 2 माले का बिल्डिंग है, ये ज्यादा, मतलब ज्यादा ये ओपन रहता है, सबको पता है। और कभी कभार आप लोगों को भी पाड़ा में, गली में तो कोई रहता होगा जिसका क्या इनकम है, कहां से इनकम करता है, शायद आपको ना पता हो, लेकिन उसका इतना बड़ा मकान है, उसका इतना बड़ा गाड़ी है, घर में जाके उसका टीवी है, ये वो, ये शायद सबको पता हो, है कि नहीं। तो इसीलिए हम कंजम्पशन को बेटर इंडिकेटर मानते हैं। এমনটা ব্যাপার, ঠিক আছে। তো এতক্ষণ পর্যন্ত যদি বুঝেছো তাহলে এই প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। Which recall period methodology if used by NSSO statistically yields the lowest poverty estimate? Lowest कहां से आएगा? ये modified mixed reference period recall period। तो जिन जिन ने ठीक उत्तर दिया है, सोचा है, कमेंट करके अपना नाम जरूर छोड़ के जाइएगा, आपको जानने की मेरा बहुत इच्छा है। ऑलराइट, तो लास्ट ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही बड़ा है दोस्तों, और तो इसीलिए हम ये वाले चैप्टर को 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज ये वाला जो लेसन आप देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, वो पार्ट 1, इसमें हम यही तक कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में हम ये 3 चीजें कवर करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए आज का लास्ट टॉपिक जो हम देखेंगे वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, राइट, इंपॉर्टेंट जो कमिटीज बैठाया गया था पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए। और सारे कमिटीज हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है, जिन जिन कमिटियों के रिकमेंडेशन के ऊपर आज भी चर्चा होता है, ठीक है, तो उन कमिटी को ही हम देखेंगे, ठीक है, एग्जाम के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट। तो अभी आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा तो हम बाद में बताते हैं, अभी थोड़ा सा देख लेते। तो पहला तो नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद 1960-61 में बैठाया गया था दांडेकर एंड रथ कमेटी। ऑलराइट, 1971 में इन लोगों ने रिपोर्ट दिया। तो इनको कहा गया था इस साल का आप डेटा देखिए और निकालिए कितना पॉवर्टी, कितना, हाउ मेनी पीपल आर पुअर, ऐसा है। तो इसने क्या किया था, इसने कैलोरी के ऊपर पॉवर्टी लाइन फिक्स किया। इसने बोला था कि जो 2250 कैलोरीज पर डे कंज्यूम करता है, ऑलराइट, ये पॉवर्टी लाइन था, मतलब उससे कम अगर कंज्यूम करता है तो बिलो पॉवर्टी लाइन, उससे ऊपर करता है तो अबव पॉवर्टी, ऐसा है। तो ये कंज्यूम करने के लिए उसको कितना रोजगार चाहिए, उसका इनकम कितना होना चाहिए, ऑलराइट, डिराइव द मॉनिटरी इक्विवेलेंट, इतना कंज्यूम कैलोरी करने के लिए कितना इनकम होना चाहिए, उसने एक संख्या निकाला। उस बेसिस में उसने निकाला कि देश में कितना पुअर पीपल रहा होंगे, ठीक है। तो ऐसा हो गया।
फिर आया वाई के अलग कमिटी 1975 में, उसने ये वाले जो सेंसस का डेटा था उसके ऊपर बेस करके उसने क्या किया, रूरल एरियाज के लिए सेपरेट कैलोरीज काउंट उसने डिसाइड किया और अर्बन एरिया के लिए सेपरेट कैलोरी काउंट उसने डिसाइड किया। तो रूरल एरिया के लिए उसने डिसाइड किया कि 2400 कैलोरीज पर डे मिनिमम अगर कोई लेता है तो वो पॉवर्टी लाइन में आता है, और 100 रुपए, राइट, 2100 रुपए माने 2100 कैलोरी अगर कोई लेता है तो वो अर्बन के हिसाब से वो पॉवर्टी लाइन पे आता है। तो देखिए, क्योंकि रूरल एरियाज में लेबर ज्यादा होता है और एक फिजिकल लेबर ज्यादा होता है, तो उन लोगों को ज्यादा कैलोरी चाहिए होगा। अर्बन एरियाज में ज्यादातर लोग डेस्क जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग ही डेस्क जॉब करते हैं, बैठ के काम करता है, तो उसको उतना कैलोरी चाहिए नहीं होता। तो इसीलिए उसने रूरल और अर्बन का जो कैलोरी काउंट है, बीपीएल का कैलोरी लाइन है, तो उसने अलग रखा और इसका इनकम इक्विवेलेंट उसने निकाला, इनकम ये कंज्यूम करने के लिए कितना पैसे चाहिए होगा, ऐसा है। तो उसने हेल्थ और एजुकेशन को कंसीडर नहीं किया। ऑलराइट, ये मान लिया कि गवर्नमेंट की तरफ से तो मुफ्त में सरकारी हॉस्पिटल वगैरह है, तो अगर हेल्थ एजुकेशन अगर चाहिए तो वो कोई सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा या एजुकेशन लेने सरकारी स्कूल में पहुंच जाएगा, अगर प्राइवेट स्कूल नहीं अफोर्ड कर सके तो। ऑलराइट, लेकिन ऑब्वियसली ये गलत है, मतलब गवर्नमेंट का सरकारी हॉस्पिटल है इसीलिए सब जाएंगे सरकारी हॉस्पिटल में, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे प्रेगनेंसी आज भी बहुत सारे गांव में होता होगा कि लोग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए, अगर प्रेग्नेंट है, डिलीवरी के लिए इंस्टीट्यूशनल कोई सरकारी हॉस्पिटल में या केंद्र में नहीं जाते। ऑलराइट, वो गांव में कोई दाईमा वगैरह रहा होगा जो ऐसे बोलता रहेगा कि हमने 50 बच्चों की डिलीवरी किया, 100 बच्चों की डिलीवरी किया। तो लोग क्या करते हैं, जब प्रेगनेंसी डिलीवरी का टाइम है वो दाईमा को बुलाया जाता है ना। तो हेल्थ केयर होने से ही, मतलब हॉस्पिटल होने से ही लोग वहां पे जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ऑलराइट, लेकिन वाई के अलग ने ये अज्यूम कर लिया था कि क्योंकि गवर्नमेंट हेल्थ और एजुकेशन मुफ्त में दे रहा है तो लोग उधर से मिल रहा है, अभी उसको सिर्फ खाने पीने का दे देते हैं, उससे पॉवर्टी लाइन बना दिया। लेकिन वी रियलाइज दिस वाज नॉट अ कन्वीनियंट मेथड, इसीलिए ये वाले कमेटी का रिकमेंडेशन में बहुत कंट्रोवर्सीज आए। तो इसीलिए 1993 में ये दीति लग्दा वाला कमेटी को बैठाया गया, सेम देखिए डेट जो है वो सेम है, सेम डेटा उसको दिया गया और उसको बोला गया कि आप कितना पॉवर्टी है वो आप एस्टिमेट कीजिए। तो लग्दा वाला कमेटी ने बोला कि हर एक स्टेट का अलग अलग पॉवर्टी लाइन होना चाहिए, क्योंकि पॉवर्टी रीजन टू रीजन भी वेरी करता है, ठीक है, ऐसा है। मतलब जैसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला जो स्टेट है वो है महाराष्ट्र, हमारा इंडिया, ठीक है, ऐसा है। तो उधर का पुअर का डेफिनेशन, और मान लीजिए कोई नागालैंड या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का पुअर का डेफिनेशन बहुत अलग होगा, ठीक है। इंडिया में देखिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हर एक चीज में इतना डाइवर्सिटी है कि कोई भी चीज मतलब सबके लिए एकदम फिक्स करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स वैसे आ जाते हैं। ऑलराइट, तो इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज इंडियाज ब्लेसिंग आल्सो। वी हैव सच डाइवर्स नेचुरल रिसोर्सेस, वी हैव सच डाइवर्स कल्चर, वी हैव सच डाइवर्स टाइप ऑफ क्लोथिंग से लेके फूड वगैरह सब कुछ में इतना डाइवर्सिटी, तो एक अच्छा भी है और एक अच्छा भी है। हम मतलब रिसोर्सेस ऑलमोस्ट मेजरली जो भी है बहुत कुछ हमारे देश में ही अवेलेबल है तेल के सिवा। फिर हम कोई भी देश से अगर संबंध जोड़ना चाहे तो उस देश की कम्युनिटी के साथ हमारा इधर का भी एक बड़ा कम्युनिटी का कोई कल्चरल कनेक्शन रहा होगा, ये सब चीज हो जाता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स भी आता है जब सरकार कोई योजना बनाने की कोशिश करता है, इतने सारे डाइवर्सिटी को कंसीडर करके अगर योजना बनाया जाए, मतलब वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज हो जाता है। ऑलराइट, मतलब देखिए लोगों का तो थोड़ा हैबिट होता है कि सरकार को गाली देना। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार उस लायक कुछ काम करता नहीं, हाँ करप्शन है, इनएफिशिएंसीज है, मैल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है, वो है। लेकिन ये भी आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया को एडमिनिस्टर करना बहुत एक चैलेंजिंग बात है। ऑलराइट, आप लोग चाह रहे हो कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में ज्वाइन करोगे ना, तो हर वक्त कोई सरकार का दोष शायद नहीं होता। ऑलराइट, थोड़ा सा बात पे गौर करिएगा।
एडमिनिस्ट्रेशन, इतना बड़ा एक देश में, इतना डाइवर्सिटी वाला देश में एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ही चैलेंजिंग है, जो आम लोगों को पता नहीं चलता। आप खुद ही ट्राई कीजिए ना, आप खुद ही ट्राई कीजिए कि आपका खुद का जो घर में या खुद का जो आप गली में रहते हो, मोहल्ले में रहते हो, उधर कुछ एक करने की कोशिश कीजिए। सफाई मान लीजिए करेंगे आप लोग, या उधर कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आप बनाना चाहे, अच्छे काम, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बुरा काम कीजिए, कोई अच्छा वाला काम कुछ भी उठा लीजिए। वुमेन एम्पावरमेंट का दे दीजिए, बेगर दूर करने का देख दिए, स्ट्रीट डॉग को रिहेबिलिटेट करने का, कोई भी एक आप एक कुछ ठान लीजिए कि मैं अपने मोहल्ले में ये करने वाला हूं। ऑलराइट, उसमें आप देखिएगा मोहल्ले में आपको कितना फैमिलीज रहता होगा, 25-50 फैमिली रहता होगा, मेंबर्स कितना होगा, 100 या 200 मेंबर्स होगा। तो उन सबका सहमति से, ऑलराइट, उन सबका ओपिनियन लेके एक अगर कुछ चीज आप कर सके तो देखिएगा कितना दिक्कत होगा उसमें, कितना दिक्कत आता है उसमें। राइट, तो सोचिए 1.4 बिलियन लोगों को लेके एडमिनिस्ट्रेशन चलाना भी कितना दिक्कत वाला काम है, समझ रहे हैं? तो उसी पद में आप बैठने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी आप रियलाइज कीजिए कि हर चीज का सोल्यूशन सरकार को गाली देना नहीं होता, और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी काफी रहता है, ताकि इंटेंशन होने के बाद भी शायद कभी कभार नहीं हो सकता। और तो ऐसा है। तो उसने ये बोला कि नहीं, स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन होना चाहिए, हर एक स्टेट का अलग अलग पॉवर्टी लाइन होना चाहिए। और उसने ये भी बोला कि ये पॉवर्टी लाइन हम डिसाइड कैसे करें कि कौन सा स्टेट में पॉवर्टी लाइन हम कहां सेट करें। उसने बोला था कि सीपीआई देखते हैं, जो एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, बाद में हम लोग वो करेंगे डिसाइड, एग्रीकल्चरल वर्कर्स के बाय इंडस्ट्रियल वर्कर्स का। ऑलराइट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, एग्रीकल्चरल वर्कर्स का, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, उसमें सेट कर लेते हैं कि पॉवर्टी लाइन क्या होना चाहिए। इसमें वो यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड का इस्तेमाल किया था। फिर इसमें भी कंट्रोवर्सी, फिर सरकार ने और एक कमेटी को ये जिम्मेदारी दी, 2009 में फॉर्म हुआ था, कि 2004-05 के डेटा के बेसिस में आप पॉवर्टी कैलकुलेट कीजिए। तो उसने क्या किया, ये यूआरपी से ये एमआरपी में चेंज किया। ऑलराइट, तो उसने प्राइवेट हेल्थ और एजुकेशन को भी इंक्लूड किया, और उसने अर्बन बास्केट के लिए मतलब अर्बन एरिया में क्या क्या चीज कंज्यूम होता है उसके लिए एक बास्केट उसने बनाया कि ये चीज कंज्यूम होना चाहिए, जो ये चीज कंज्यूम हो रहा है वो पॉवर्टी लाइन में नहीं है। तो ऐसे करके उसने 37.2% उसने पुअर बताया। ऑलराइट, इंडिया में 37.2% पॉपुलेशन पुअर है, उसने ये बताया। इसको लेके भी कंट्रोवर्सी हो, है ना। मैं बोल रहा इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, तो कुछ भी आप एक यूनिफॉर्म कुछ करना चाहो वो पॉसिबल नहीं होता। दैट प्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एज वेल एज एडवांटेजेस, एंड हम ये मान के चलते हैं कि वी आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ, राइट, दैट इज व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो सेज। तो ऐसा फिर से रंगराजन कमेटी को अपॉइंट किया गया 2014 में। 2011-12 का डेटा देखने के लिए बोला गया। तो उसने ये बोला कि अर्बन पॉवर्टी और रूरल पॉवर्टी अलग से कैलकुलेट होना चाहिए। हाँ, जो गांव में जो पुअर है और शहर में जो पुअर है उसका मतलब यार्डस्टिक, उसका माप बहुत अलग है। ठीक है, जैसे कोविड में लोगों का नौकरी वोकरी चला गया था, लोग खाने पीने को नहीं मिल रहा था शहर में, लोग ज्यादातर लोग क्या किया, गांव वापस चले गए, क्योंकि गांव में कोई भूखा कम ही रहता है। ऑलराइट, गांव में लोग आपको कोई खाना दे ही देगा, कपड़ा उपड़ा नहीं है तो आपको थोड़ा सा मिल भी जाएगा, ऐसा है। तो इसलिए वो बोला कि अर्बन पुअर और रूरल पुअर में बहुत अंतर है, ऐसा है। तो उसने ये मिक्स्ड मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड एमएमआरपी उसने यूज किया, एंड इट इज बेस्ड ऑन अ फैमिली ऑफ 5, एस्टिमेट किया 29.5% पीपल आर पुअर इन इंडिया। तो ऐसा है, ठीक है। तो एनीवे आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या याद रखना है वो एक बात है। तो आप वो जो लास्ट आपको मेनली आपको ये वाई के अलग कमिटी, डीटी लगदा वाला कमिटी, सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन का सब कुछ, ऑलराइट, सब कुछ आपको याद रखना है। इधर आपको कुछ छोड़ना नहीं है, वो पहले वाला आप छोड़ सकते, एग्जाम के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट। ओके, ये तेंदुलकर और रंगराजन कमिटी ने जो मेथोडोलॉजी यूज किया उसको लेके अभी भी कंट्रोवर्सी चलता है हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया में।
जब कभी भी उसको कोई लेटेस्ट वाला न्यूज नहीं मिलता तब ये सब चीजों को लेके कोई कॉलम वॉलम लिख देता है, चर्चा में रहता है काफी। तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। एक तो तेंदुलकर कमेटी ने एक्सपेंडिचर मतलब पर कैपिटा मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो उसने यूनिट क्या पकड़ा, पर कैपिटा मंथली। और एक आदमी मतलब एक परिवार में एक आदमी मंथली कितना खर्चा करता है किन किन चीजों। इसने क्या किया, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ऑफ 5, फैमिली ऑफ 5 पकड़ लिया। अगर 5 से ज्यादा हो रहा है, से 10 हो रहा है, तो उसको 2 फैमिली पकड़ेगा, समझे। इसने क्या किया, नहीं फैमिली में कितना है, 10 जन है, 20 जन है, तो सभी को एक साथ पकड़ लिया, ऐसा है। तो ऐसा हो रहा था। अभी क्या किया, डेटा यूज, ये एमआरपी पे ऊपर बेस्ड था, ये एमएमआरपी के ऊपर बेस्ड था। न्यूट्रिशन में उसने न्यूट्रिशन कुछ नहीं देखा, सिर्फ ये देखा कैलोरी कितना ले रहे हो। इसने देखा नहीं कैलोरी के साथ प्रोटीन फैट भी क्या ले रहे हो। हाँ, जंक फूड खा के कैलोरी बढ़ा रहे हो कि चिकन खाया, थोड़ा सा बटर घी खाया, ये भी देख रहा है। बास्केट में यूनिफॉर्म अर्बन बास्केट फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, ঠিক আছে। এটাও দেখলো যে না রুরাল এরিয়াতে কি কি জিনিস कंज्यूम হয় और अर्बन एरियाते की जिनिस कंज्यूम है, उसका एक बास्केट ऑफ गुड्स जो रूरल एरिया में कंज्यूम होना चाहिए, अर्बन एरिया में कंज्यूम होना चाहिए, और वो ले लिया। लेके उसने एक बास्केट बना के देखा कि हर घर में ये सब कंज्यूम हो रहा है कि नहीं। तो उसने भी यही सेम चीज ही किया, रूरल और अर्बन का अलग पकड़ा है, क्योंकि रूरल का कंजम्पशन पैटर्न अर्बन का कंजम्पशन पैटर्न बहुत अलग है। अर्बन में शायद कोई पिज्जा खा के सो जाए, रूरल में ऐसा होता नहीं है ना। अर्बन में कोई अगर बर्गर खा के सो जाए, रूरल में होता नहीं है। तो इसलिए रूरल और अर्बन एरिया का अलग सा बास्केट इन लोगों ने बनाया। तो इसीलिए तेंदुलकर कमेटी के एस्टिमेशन में और 2009 से 2012 तक कितना वो हुआ है पॉवर्टी रिडक्शन 7.9%, फिर ये 2009 और 11 में 8.7%। तो ये मतलब तेंदुलकर कमेटी तो बोल दिया था, ऑलराइट। तो उसके ऊपर फिर रंगराजन कमेटी को लाने का क्या जरूरत था, मतलब गवर्नमेंट वांट्स दैट, हाँ हमने बहुत सारे रिडक्शन किया, ये कोई दिखाए। तो इसलिए फिर से रंगराजन कमेटी आया, बोला कि तेंदुलकर से हम ज्यादा बोल रहे हैं, आपने बहुत काम किया है, 8.7% रिडक्शन किया है, तो गवर्नमेंट खुश हो गया, हाँ रंगराजन भाई साहब अब तो बढ़िया हो, ऐसा है, ठीक है। तो अभी तक हम जो चर्चा कर रहे थे दोस्तों, वो है कि पॉवर्टी को नापे कैसे, ये है। तो आप देख रहे थे कि बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है। तो अमर्त्य सेन ने भी, जिसके लिए उसको नोबेल मिला, और अमर्त्य सेन ने भी ये गरीबी पॉवर्टी रिडक्शन, ऑलराइट, इसमें डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स में उसने बहुत सारे काम किया है। तो उसने एक पॉवर्टी नापने का अपना ही एक इंडेक्स उन्होंने निकाल दिया, उसने कैपेबिलिटी अप्रोच को इस्तेमाल किया, और वही अमर्त्य सेन के वर्क के ऊपर ही अभिजीत बैनर्जी और एस्टर डुफ्लो फर्दर काम किए। दोनों ही नोबेल लॉरिएट्स है, ऑफकोर्स तीनों ही। तो अमर्त्य सेन ने क्या बोला कि कैपेबिलिटी अप्रोच होना चाहिए, ऑलराइट, कैपेबिलिटी अप्रोच। पॉवर्टी रिडक्शन कैसा करना है, पैसा दे दो, कोई अगर पुअर है उसको पैसा दे दो, ये एक हो सकता है, पैसा दे दो। अभी पैसा अगर दे दिया, वो किस में खर्च करेगा पता नहीं। कोई अगर नशे करता है तो वो नशे में खर्च कर सकता है, कोई अगर जुआ वगैरह खेलता है तो वो जुआ में खर्च कर देगा, तो उसका पॉवर्टी जाएगा नहीं। एक ये हो गया। फिर हो गया नहीं, पैसा नहीं देते उसको, जो जो चाहिए मतलब न्यूट्रिशियस खाना दे देते हैं, एजुकेशन फ्री में दे देते हैं, हेल्थ केयर फ्री में दे देते हैं, ये भी एक अप्रोच हो सकता है। उसको जो जो बेसिक चीजें चाहिए, क्या हम चाह रहे हैं कि वो इन चीजों में खर्चा करे, वही फ्री में दे देते। फिर क्या होता है, बहुत वेस्टेज वगैरह हो जाता है, जिसको चाहिए नहीं वो हेल्थ केयर सरकारी से ले रहा है, जिसको चाहिए उसको नहीं ले रहा है, ऐसा हो रहा है। तो अमर्त्य सेन ने बोला नहीं, हमको इस चीज में फोकस, कोई भी पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, पॉवर्टी दूर करने वाला प्रोग्राम अगर लॉन्च करना है, हमको इस चीज में फोकस करना है कि उसका कैपेबिलिटी हम कितना बढ़ा रहे हैं। मतलब वो आपने एक जापानीज प्रोवर्ब शायद सुना होगा, मतलब गिव अ मैन अ फिश ही विल ईट फॉर वन डे। एक आदमी को आप मछली पकड़ा दीजिए रेडीमेड, तो वो एक दिन खा सकता है, लेकिन टीच अ मैन हाउ टू फिश ही विल ईट फॉर लाइफ। हाँ, उसे सिखा दीजिए आप कैसे फिशिंग करना है, तो वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा।
टोमोटो सेन वो वाला अप्रोच में ज्यादा विश्वास रखते हैं कि उसका कैपेबिलिटी इंक्रीज करो, उसको शिक्षा दो, उसको स्किल दो, और एक बार तुम पैसे देके या फ्री में चीजें बांट के तुम उसको पॉवर्टी से निकाल भी दिए, वो सस्टेन नहीं करेगा जब तक उसका खुद का कैपेबिलिटी नहीं बढ़ रहा है। समझ में? तो इसलिए उसने बोला कि पॉवर्टी एलिविएशन जो प्रोग्राम्स है उसका एम होना चाहिए एक्सपेंडिंग कैपेबिलिटीज, एम्पावरमेंट, लोगों को उतना सक्षम बनाना, योग्य बनाना कि वो एक तो खुद से ही पॉवर्टी से निकल सके और कभी वापस पॉवर्टी में ना जाए, ये बोला था। तो उसने बोला था कि एक्सटेंट देखना चाहिए, कौन कितना पुअर है, कितना सीवियरली वो पुअर है, और पुअर में भी इनइक्वालिटी हम लोग को कैलकुलेट करें। सब सेम जेड लेवल का पुअर नहीं है, देखना है सबसे पुअरेस्ट ऑफ पुअर कौन है, उसको ज्यादा सहायता करो, जिसको कम चाहिए। लाइक कोई अगर देखो सिचुएशनल पॉवर्टी में, सिचुएशनल पॉवर्टी मतलब कोई अगर अर्न कर रहा है, उसका डेथ हो गया, पैरालिसिस हो गया, ये हो गया, कोई आफत आ गया, आदि आ गया, इसीलिए मतलब वो ऐसे तो गरीब नहीं है, लेकिन कोई परिस्थिति की वजह से उसका हो गया ऐसे, तो वो खुद से निकल सकेगा, उसको थोड़ा टाइम चाहिए होगा, लेकिन खुद से वो निकल जाएगा, उसको ज्यादा हेल्प शायद ना करना पड़े, शायद केस टू केस वेरी करता है, लेकिन शायद। ऑलराइट, तो उसको सहायता देने की जरूरत नहीं, उसके पास वो शिक्षा है, वो कैपेबिलिटी है कि वो खुद से निकल सके सिचुएशनल। लेकिन ये जनरेशनल पॉवर्टी आप सोचिए, 3-4 जनरेशन से कोई पुअर ही है, मतलब इन लोगों को पता ही नहीं कैसे पॉवर्टी से निकलना है, तो उसको ज्यादा हेल्प कीजिए। समझ रहे? तो ऐसा है। तो उसने एक अपना बनाया सेन इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी, सेन इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी, उसने खुद का ही एक मेजरमेंट का तरीका निकाला और उसमें उसने रेट किया। तो सेन इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी आपको याद करना है, और उसमें हेड काउंट रेशियो इनटू आई मतलब पॉवर्टी गैप प्लस 1 माइनस आई इंटू जी, जी इज जीनी कोएफिशिएंट, जो कि इनइक्वालिटी का मेजरमेंट, हम लोग बाद में पढ़ेंगे जीनी कोएफिशिएंट और डिटेल में। जीनी कोएफिशिएंट से ये पता चलता है एक देश में इनइक्वालिटी कितना है, ठीक है। तो उसने ये मेजरमेंट का एक ये तरीका निकाला है। बाद में ये अभिजीत बैनर्जी, एस्टर डुफ्लो और माइकल क्रीमर, नोबेल लॉरिएट्स, उसने क्या किया था, ये हम प्रैक्टिकल ग्राउंड में हम मेजर कैसे करें, उसने तो इंडेक्स बना दिया, अगर कोई इधर है तो ये इतना पुअर है, अगर इतना है, सेन इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी में कैसे रिजल्ट आएगा, अगर कोई इतना है तो इतना पुअर है, इतना है तो इतना पुअर है, इतना स्कोर है तो इतना पुअर है, ऐसा। अच्छा, अभी उसको प्रैक्टिकली मेजर कैसे करें, तो इन लोगों ने ये मेजरमेंट का एक टेस्ट, एक मेथड निकाला है जिसे कहते हैं रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। ऑलराइट, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ए सर्टेन वेरिएबल ऑन द आउटकम, इंश्योरिंग पॉलिसीज आर एविडेंस बेस्ड रादर देन थ्योरी। ऑलराइट, तो इसने ये किया, सरकारी जो योजना होता है पॉवर्टी दूर करने के लिए, वो एविडेंस बेस्ड हो। ऑलराइट, वैसे मतलब ठीक से रियल सिचुएशन पता करके फिर पॉवर्टी योजना वगैरह बनाना है, ऐसा है। ऑलराइट, तो ये किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर अभी काफी गवर्नमेंट ये भी डिस्कस कर रहा है कि पॉवर्टी से निकालने का बेस्ट उपाय क्या हो सकता है। एक जो उपाय निकला है वो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम मतलब क्या, पीरियोडिक कैश पेमेंट, मंथली कैश पेमेंट वगैरह दे सकते हो, अनकंडीशनली डिलीवर टू एवरीवन, सबको मिलेगा, कोई कंडीशन नहीं, सबको हम 1000 रुपए 1500 रुपए मंथली हम देंगे। ऑलराइट, टू एवरीवन ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस, और वो भी ऐसा नहीं कि परिवार में सिर्फ एक ही को मिलेगा, सबको दे देंगे, विदाउट मीन्स टू टेस्ट और वर्क रिक्वायर्ड। ऑलराइट, कोई टेस्ट नहीं कि आपको वाकई में वो जरूरत है, वो नहीं चाहिए, या आपको कोई काम करके ये पैसा लेना है, वो भी नहीं, सबको एकदम यूनिवर्सल बेसिक इनकम, बेसिक एक अमाउंट हम सबको दे देंगे। ये एक थ्योरी, ये सिर्फ हम लोग का स्टेट की बात नहीं है, ये वर्ल्ड में एक थ्योरी चल रहा है। ऑलराइट, कि ऐसा देने से कैसा होगा अगर सबको एक बेसिक इनकम अनकंडीशनली हर महीने दे दिया जाए तो क्या हो। तो इसका 3 फीचर्स है, एक तो यूनिवर्सलिटी, सबको मिलेगा, दूसरा है अनकंडीशनली, कुछ कंडीशन नहीं है, बस लेके जाओ, ऐसे ही फ्री में दे रहे। एजेंसी, ये पैसा देके आपके ऊपर है, आप ये पैसे को कैसे खर्च करना चाह रहे हो, और आपके ऊपर है। ये देखो, तो इससे क्यों ये इंप्लीमेंट करने का सोच रहा है सरकार, कोई
भारत सरकार या कोई स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर भी चुका है। रैशनल क्या है, ये देखा जा रहा है वैसे भी सरकार बहुत सारी वेलफेयर योजना चलाते हैं जिससे ऑलमोस्ट 5.2% ऑफ जीडीपी चला जाता है, और 950 अलग अलग वेलफेयर स्कीम चलाता है इंडिया में। तो इतने सारे स्कीम में लोगों का कंफ्यूजन बढ़ जाता है, कौन स्कीम किसके लिए है। ऐसा कोई होगा जो 5 स्कीमों का बेनिफिट लेके बैठा है, ऐसा कोई होगा जिसको एक्चुअली चाहिए, जिसको एक स्कीम भी नहीं मिलता है। ये होगा टारगेटिंग का प्रॉब्लम होगा, जिसको नहीं चाहिए वो सारे स्कीम के बेनिफिट लेके बैठा है, जिसको चाहिए वो नहीं होगा। तो इसीलिए उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर देते, इसको सब हटा के एक ही स्कीम चलाते जिसको सबको मिलेगा, बस चोरी होने का डर नहीं है। ये एक आर्गुमेंट है। तो रिड्यूसिंग लीकेजेस, ऑलराइट। तो अभी चैलेंजेस, इसको इंप्लीमेंट करने का प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या हो सकता है। अभी ये जो पैसा आएगा ये बैंक अकाउंट में अगर कोई मिडिल मैन के हाथों भेजा तो वो तो खुद से पैसा रख लेगा। ऐसा है, तो सबको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना है, सबका अकाउंट में एकदम डायरेक्टली पैसे पहुंचाना है। तो इसके लिए जैम इंफ्रास्ट्रक्चर, जनधन, आधार, मोबाइल वगैरह चाहिए होगा, सबका अकाउंट होना चाहिए, वो ठीक से वेरीफाइड होना चाहिए, मोबाइल से कनेक्टेड होना चाहिए, ये सब चाहिए होगा। फिर फिस्कल बर्डन ये भी है, ये सबको मिल रहा है, पहले चोरी होता था ठीक है, लेकिन ये भी है, ये तो 1.4 बिलियन लोगों को मिलेगा। हाँ, तो अगर 100 रुपए भी दे दिए तो सोचो कितना पैसा आ रहा है। तो एक है। फिर ये भी है कि अगर लोगों को ये फ्रीडम दे दिया कि ये लो पैसे तुम जैसे मर्जी खर्चा करो, तो लोग बैग्स में खर्चा कर सकता है, नशा पानी में खर्चा कर सकता है, अल्कोहल में, है ना। तो ये, लेकिन ऐसा है बेसिक इनकम, गारंटीड बेसिक इनकम वर्सेस यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो ऐसा है गारंटीड बेसिक इनकम मतलब वही जे अगर, तो दूसरा हम सोच रहे हैं, ये भी एक चर्चा में रहता है कि गारंटीड बेसिक इनकम जो कि एंटी पॉवर्टी, अगर कुछ कुछ कंडीशंस है, आप अगर डिसेबल्ड हो, आपको अगर सोशल असिस्टेंस की जरूरत है, आप इनकम टैक्स नेगेटिव में मतलब आपको सब्सिडी वगैरह मिल रहा है, तब आपको बेसिक इनकम मिलेगा। और यूनिवर्सल मतलब चलो कुछ नहीं चाहिए ऐसे ही दे देते, ऐसा है। चलिए, ये जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये कुछ कुछ स्टेट में लागू हुआ है, एमपी में बहुत, मध्य प्रदेश में फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट हुआ था बहुत ही छोटे पैमाने पे। तो और फॉरेन कंट्री मेरे ख्याल से जर्मनी या कहीं ये इंप्लीमेंट हुआ था, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया था। ठीक है, ये देखा गया था, मतलब उसका मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूं, उसका लगभग ये कंक्लूजन था, देखा गया था अगर लोगों की आप रोज का खाने का जो चिंता है वो अगर आप दूर कर दे, ऑलराइट, फिर दे मेक वाइजर फिनेंशियल डिसीजन। वाइजर फिनेंशियल डिसीजन, उसको अगर थोड़ा सा सिक्योरिटी दे आप कि इतना पैसा तो आपके पास आ रहा है, ऑलराइट, इतना पैसा आपके पास आ रहा है, फिर आप अगर और ज्यादा उन्नति करना चाहते हो तो और ज्यादा पैसा कमाए, मेहनत कीजिए, लेकिन बेसिक जो साधन है वो आपके पास आ जाए। ये अगर इंश्योर किया जाए तो ऐसे भी देखा गया है कि पीपल जनरली मेक बेटर डिसीजन, ऑलराइट। इंडिया में ये बहुत ही छोटा स्केल में ट्राई किया गया है, उसका थोड़ा मिक्स्ड रिजल्ट है, कहीं अच्छा रिजल्ट मिला है, कहीं बुरा रिजल्ट मिला है। अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल में भी ये अप्लाई हुआ है, आप लोगों को पता है, नाम अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो अभी देखते हैं, अभी उतना डेटा अवेलेबल नहीं है कि इसमें क्या होगा। हाँ, क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये लोगों को लेजी बना देगा, फिर ये बैड चीजों में खर्चा कर देगा। अब जो इसका सपोर्टर्स है बोलते हैं वही कि थोड़ा सा अगर बेसिक चीजें पहुंच जाए लोगों के पास तो लोग दूसरे लॉन्ग टर्म सोचने का ट्राई करेंगे, ऐसा है। तो देखते हैं, बाद में पता चलेगा। इसमें चर्चा काफी होता रहता है, पेपर, अभी करंट अफेयर्स आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो अगर ये देखिए कल कुछ ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम का ऊपर हिंदू में इतना बड़ा आर्टिकल आ गया तो आपको अगर ये बेसिक्स नहीं पता, स्टैटिक पोर्शन नहीं पता, तो आपके लिए वो आर्टिकल का हर लाइन नया इंफॉर्मेशन होगा, जो कि आप शायद, है ना, न्यूज़पेपर तो रोज अलग अलग आता है ना, तो वो आर्टिकल आप क्या 1 दिन 2 दिन आप पढ़ सकोगे, 1-2 बार आप रिवाइज कर सकोगे। कोई कितना भी कह ले न्यूज़पेपर, वो कटिंग करके 10 बार रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है एग्जाम में, 1-2 बार में ही आपको याद रखना है जो याद रखना है, ऐसा है। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है अगर आपके लिए वो आर्टिकल का हर शब्द नया है। लेकिन जैसे आपने जान लिया अभी यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये, फिर कोई आर्टिकल आ जाएगा, आप मोटा मोटी इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज आप जान गए, कोई आर्टिकल आ जाएगा, कोई नया एडवांटेज बोलेगा,
कोई नया डिसएडवांटेज बोले, कोई नया एग्जाम्पल कि उस स्टेट में ये इंप्लीमेंट हुआ है, फिर ये वाला रिजल्ट उसका था, ऐसा आएगा तब आपको इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है। और उसमें से आप 5 या 6 लाइन ही आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, है ना। इसीलिए मैं कहता हूं पहले स्टैटिक को ठीक से समझो, रिवाइज करो, दिमाग में एकदम हैमर करके घुसा दो, फिर करंट अफेयर्स। जिन लोगों का करंट अफेयर्स पहले से पढ़ने का अगर हैबिट है, आपको स्कूल कॉलेज लाइफ से पढ़ने का हैबिट है, आप पढ़ते हैं तो ठीक है, आप करते रहो, क्योंकि वो आपके लिए जॉब नहीं है, वो आपके लिए खाने पीना नहाने जैसा है, ठीक है। यू डोंट थिंक इट एज अ टास्क, तो वो करते रहे। लेकिन जिन लोगों का ऐसा हैबिट नहीं है, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लाइन पे आके अभी सोच रहा है कि मैं दिन में पेपर लेके बैठ जाऊंगा 2-4 घंटे और वही मेरा पढ़ाई हो रहा है, नहीं कुछ नहीं हो रहा है बस, ठीक है। स्टैटिक करके करंट अफेयर्स एकदम गलत है, सोच लेना आप। तो पहले आप ये स्टैटिक खत्म करें, उसके बाद जितना दिन भी आपको लगे, आपका अगर मेहनत ज्यादा कर सकते हो तो 1 साल में कर सकते हो, खत्म कर लो, 6 महीने में कर सकते हो, कर ले। उसके बाद आप करंट अफेयर्स, और ठीक से जाना चाहिए स्टैटिक, ठीक से, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया, समझ लो, एक बार पढ़ लिया फिर नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं। मिनिमम 5 to 6 टाइम्स रिविजन, आप उसके स्टैटिक के ऊपर 50-60% आप रिटेन किए मेमोरी में, तब आपको करंट अफेयर्स पे जाना चाहिए। एनीवे, ये क्वेश्चन आंसर कीजिए। रंगराजन कवि, करेक्ट। तो ये हो गया। तो एनीवे, सो दिस वाज द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी। दोस्तों, आशा है कि इस लेक्चर में जो गुरुत्वपूर्ण सामाजिक चीजें, অলরাইট, যেই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক জিনিসগুলো আমাদের আলোচনা হয়েছে সেগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছো, এবং আমার এই টুটাফুটা হিন্দিটা তোমরা বুঝতে পেরেছো, এটা তো আমার বড়ই একটা চিন্তা। তো নিশ্চয়ই कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये तो एक्चुअली मेरा क्यूरियोसिटी है। और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। विवासवान एजुकेशनल ग्रुप की तरफ से फ्री में आपका ये चीजें आ रहा है, ये वीडियोस आ रहा है, तो आपका सपोर्ट, आपका एनकरेजमेंट, मोटिवेशन हम लोगों को ऐसे लेक्चर्स आने के लिए, स्पेशली ये सीरीज कंप्लीट करने के लिए मोटिवेट करता है। तो बिल्कुल ही आप ये इस बात को, दिस इज योर ड्यूटी, ऑलराइट, हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं, ये सब ला रहे हैं, आपका भी ड्यूटी बनता है एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह करना, कमेंट जरूर कर दीजिए। अच्छा, विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन की तरफ से अगर बोले ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ कोर्सेज आर अवेलेबल। अगर ऑफलाइन कोर्सेज करना है आपको तो सिलीगुड़ी कॉलेज पारा में ये लोकेटेड है सेंटर, जहाँ पे मैं खड़ा होकर अभी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोर्सेज यहाँ पे मिलता है। आपको नीचे दिया गया फोन नंबर पे फोन करके इसके बारे में अधिक जानकारी मिल जाएगा। हर एक टीचर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ही सक्षम है, सालों का एक्सपीरियंस और पर्सनल केयर इज वन ऑफ द unique features of Vivaaswan Educational Foundation. This is your educator. Today, thank you so much. We'll take a lecture.